वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का साइंस का चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट और सारे चीजों को समझेंगे। ठीक है, क्या है कार्बन, क्या पढ़ना है, इसमें पूरे चैप्टर को समझेंगे। उसके बाद फिर इंटेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले हम कार्बन के बारे में समझ लेते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो। कार्बो मीन्स क्या होता है? कोल। ठीक है, तो कार्बन किससे ड्राइव किया गया है? लैटिन वर्ड कार्बो से, जिसका मीन्स होता है कोल। कार्बन क्या है? कार्बन इज ए नॉन मेटल। ठीक है, ये कैसा है? नॉन मेटल है और ये 15th मोस्ट अबेंडेड एलिमेंट है ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे ये मिलने वाला 15वां मोस्ट अबेंडेड एलिमेंट है। ठीक है, इन यूनिवर्स इट इज द 4th मोस्ट अबेंडेड एलिमेंट बाय मास। मास के हिसाब से यूनिवर्स में ये चौथा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा मिलने वाला है। किसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन के बाद ये चौथा एलिमेंट है जो कि हमारा कार्बन है। ठीक है, कार्बन क्या? कार्बन इज इसेंशियल कंपाउंड ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, सभी में अंदर क्या होता है? इसेंशियल एलिमेंट्स है कार्बन। कार्बन जरूरी होगा। कार्बन इज द सेकंड मोस्ट अबेंडेड एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी आफ्टर ऑक्सीजन। कार्बन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा अबेंडेड कौन मिलता है? कार्बन मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या? अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कैसे मिलता है हमको, किस फॉर्म में मिलता है? इन द अर्थ क्रस्ट कॉन्टेंट ओनली 0.02% ऑफ कार्बन इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल या पेट्रोल के फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या मिलता है? अर्थ क्रस्ट पे सिर्फ 0.02%। ठीक है, इन एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट 0.03% है। कार्बन कैन अकर्स इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट में कौन कौन से फॉर्म में मिलेगा? कोक हो गया, चारकोल हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया। ठीक है, दूसरा डायमंड, तीसरा ग्रेफाइड और चौथा है फ्लोरेसेंस। ठीक है, और कंबाइंड स्टेट में कहां पे मिलेगा? ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस फॉर्म में मिलेगा, ये कंबाइंड स्टेट में है। फोसिल फ्यूल के फॉर्म में मिलेगा, ये भी कंबाइंड स्टेट है। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ठीक है, ये हमारा फोसिल, ये क्या है? कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है ना, सारे लिविंग थिंग्स में। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी में क्या मिलेगा? और सभी में कार्बन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते। बॉन्डिंग इन कार्बन कैसा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या? अभी तक हम लोग मेटल नॉन मेटल में क्या पढ़ा था कि बॉन्डिंग कैसा है? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? मेटल जो है क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वो कैसा बॉन्ड था? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो कैटायन बन रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बन रहा है। ठीक है, और दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड था। लेकिन कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है वो कैसा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, ये क्यों होता है? इसके पहले रीजन समझ लीजिए। ठीक है ना, कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तो कार्बन का बैलेंसिंग क्या होता है? कार्बन का बैलेंसिंग क्या होता है? 6 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले सेल में, के सेल में क्या होगा? के सेल में होगा 2 और एल सेल में होगा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकता है? 2 कंडीशन है। ठीक है ना, या तो वो गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट हासिल करने के लिए इसको नियरेस्ट गैस के, नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो पहला समझिए कि गेन करने से क्या होता है? इट कुड बी गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी से, ठीक है ना, एनायन बन जाए। बट इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन। अब इसके न्यूक्लियस में कितना होता है? अब इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। ठीक है, 6 प्रोटॉन है और ये अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है और गेन कर लेगा तो अब इस न्यूक्लियस को 6 प्रोटॉन और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं 4 और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। टू होल्ड द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन तो होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा इस न्यूक्लियस के लिए 6 प्रोटॉन को, ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख पाना। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन जाए।
It could be lose 4 electron forming 4 plus cation, C 4 plus cation, but it is required. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत सारा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, बट इट कुड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन. और 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी लगेगा. साथ में क्या होगा, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा सिर्फ. ठीक है, अभी तो 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा. ये 4 निकल जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा. ठीक है ना, तो अभी क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा. प्रोटॉन क्या है, 6 प्रोटॉन रह जाएगा कार्बन के पास. ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी मुश्किल काम है. ठीक है ना, ये भी डिफिकल्ट है. ये जो 6 प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, प्रोटॉन तो कोई चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन का कहीं पर ट्रांसफर नहीं होता है. तो ये 6 प्रोटॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. होल्डिंग टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो इसको रखना मुश्किल हो जाएगा. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करता है कार्बन, ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या करता है, विथ अदर एटम ऑफ कार्बन और विथ एटम ऑफ अदर एलिमेंट. दूसरे एलिमेंट के साथ भी करता है और कार्बन के साथ भी करता है. क्या करता है, शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करता है. ठीक है ना, बैलेंस सेल का जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसका क्या करता है, शेयरिंग करता है. कार्बन के साथ भी करता है और कार्बन के अलावा दूसरे एटम के एलिमेंट के साथ भी करता है. हाइड्रोजन के साथ करता है, नाइट्रोजन के साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ करता है. ठीक है, तो इस तरह से चलिए अब उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को पूरे डिटेल में समझ लेते हैं. ठीक है, अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है सिर्फ कार्बन ही नहीं बनाता है और बहुत सारा एलिमेंट भी बनाता है. जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, जैसे हमारा ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो हाइड्रोजन का बैलेंसिंग कितना होता है, 1. ठीक है, हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और बैलेंस सेल में भी एक ही सेल ही है उसके पास. ठीक है ना, तो अब हाइड्रोजन को क्या है, अपना डुप्लेट हासिल करना है, नियरेस्ट नोबेल गैस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना है. तो हाइड्रोजन क्या करता है, शेयर करता है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ये, तो कैसे करता है, ये एक हाइड्रोजन, ये हमारा हुआ एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन. अब ये दोनों क्या करेगा, शेयर करेगा, दोनों एक दूसरे का शेयर करेगा. तब ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन. इस तरह से बॉन्डिंग बन गया. ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का ये क्या है, एक बॉन्ड हो गया. ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, दोनों एक दूसरे को शेयर कर लिया. जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, O2. ठीक है, O2. तो ऑक्सीजन के पास कितना होता है, ऑक्सीजन का क्या है बैलेंस, ये एटॉमिक नंबर है हमारा 8. एटॉमिक नंबर क्या है, 8. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 6. बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा और ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. दोनों एक दूसरे का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया. अभी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2 बॉन्डिंग यहां बना लिया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसका. ठीक है, तो ये बॉन्डिंग बन गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का. उसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल सही है, N2. ठीक है ना, नाइट्रोजन का बैलेंसिंग क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, 7. क्या है, 7. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 5. तो इसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या करता है, कैसे करेगा, तो नाइट्रोजन के पास कितना बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 हो गया. अब दूसरा नाइट्रोजन भी है, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तब ये क्या करेगा, 3 इसके साथ शेयर करेगा और ये 3 इसके साथ शेयर करेगा. ठीक है ना, दोनों. अब ये देखिए, इस नाइट्रोजन के पास भी 8 हो गया और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 हो गया, इस नाइट्रोजन के पास भी. ठीक है, 8 हो गया. ठीक है, तभी क्या हो गया, नाइट्रोजन का बॉन्डिंग. अब ये क्या है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन क्या बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया. इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड होता है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन का. क्या ले लेते हैं, मीथेन. ये क्या है, CH4, मीथेन. ठीक है, मीथेन का. मीथेन में अब ये कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. ठीक है ना, तो यहां पे बना लेते हैं ये मीथेन. कार्बन के पास कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया. अब हाइड्रोजन कितना है, 4. हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है.
ठीक है। अब ये क्या करेगा, कार्बन, अब ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन ये शेयर कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट पूरा कर लिया और कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो ये बॉन्डिंग कैसा हो गया, ऐसा 4 कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन बनाया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का ये होता है। इसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन क्या है कि डिफरेंट फॉर्म में नेचर में मिलता है, ठीक है ना। तो हमारा तो एलोट्रॉप क्या हो गया, द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विद द वाइडली वैरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है चेंज होगा, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है ना, कार्बन का बॉन्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, ठीक है ना। एलोट्रॉप मिलता है, ठीक, कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स है, कौन कौन सा है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है। अब सब एक एक करके पढ़ लेते हैं। डायमंड, डायमंड क्या है, डायमंड है 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर्स इन विच ईच कार्बन एटम टेट्राहेड्रली, टेट्राहेड्रली मतलब 4 कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन, यानी एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। अब ये कैसा होता है, इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, यानी ये कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इससे आर पार दिख सकता है। इट हैज हाई डेंसिटी एंड एक्सट्रीमली हार्ड, ये इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है और ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है। ये अभी तक का नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में पाए जाने वाला, नेचुरली, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या है कि इसका 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का, वो 4 कार्बन के साथ अटैच रहता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। इट इज, इसी वजह से ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। इट इज ए बिरलियंस, बहुत, इट इज हैज बिरलियंस, बहुत चमकीला होता है। ड्यू टू, क्यों होता है चमकीला, ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, 2.42 होता है, ठीक है ना। तो काफी इसके वजह से क्या होता है, बहुत चमकीला होता है, ठीक है। यूजेस क्या है, डायमंड इज यूज टू मेकिंग कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर, क्यों करते हैं यूज, इसका वजह क्या है कि एक्सट्रीमली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है ना, इसके वजह से। और दूसरा है मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी क्यों बनवाते हैं, इसका बिरलेस चमकीला बहुत होता है, इसके वजह से इसका ज्वेलरी में यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। और शार्प एज डायमंड आर यूज टू डॉक्टर रिमूव कैटरेट, जो होता है आंख में जो कैटरेट हो जाता है, मोतियाबिंद जो हो जाता है, उसको रिमूव करने में भी डायमंड का यूज करते हैं डॉक्टर के थ्रू, ठीक है। तो चलिए इसका ग्रेफाइट पढ़ लेते हैं। अब दूसरा एलोट्रॉप्स क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए कंपोज ऑफ 2D लेयर्स कंटेनिंग हेक्सागोनल रिंग बनाता है, ठीक है ना। क्या करता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल 6, हेक्सागोनल किसको कहते हैं, 6 साइड के फिगर को हेक्सागोनल कहते हैं, रिंग बनाता है कार्बन एटम का। और हर एक का इच कार्बन एटम बॉन्डेड 3 अदर कार्बन एटम, हर एक कार्बन जो है 3 अदर कार्बन एटम के साथ बना रहता है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, 4th इलेक्ट्रॉन और फ्री, ठीक है ना। अब ये कैसा होता है फिजिकल, इट इज ए ग्रीस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, ठीक है ना, ब्लैक कलर का ग्रीस, हल्का ग्रेस ब्लैक होता है, ओपेक सब्सटेंस, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक होता है, इससे लाइट पास नहीं करता। इट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी बहुत ही लो होता है और ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, क्यों, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, इसके वजह से ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। यूजेस कहां पे है, इट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी पार्ट ड्यू टू स्लिपरी नेचर, इसका नेचर कैसा स्लिपरी है, तो इसके वजह से लुब्रिकेंट में यूज करते हैं मशीन के पार्ट में, मशीन के लिए जो लुब्रिकेंट मशीनरी पार्ट के बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। इट इज मेकिंग पेंसिल लेड के में यूज करते हैं, पेंसिल का जो लेड होता है बीच में जो ब्लैक कलर का जो होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, वो क्या होता है, क्यों कि ये मार्क छोड़ता है पेपर पे, इसी वजह से इसमें पेंसिल लेड में भी ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोड बनाने में, ड्राई सेल जो आता है, बैटरी जो छोटा जो ड्राई सेल होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं ये,
क्या है कि ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इससे करंट पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। इसके वजह से इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने में, ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में। इट इज यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रोड इन ए ड्राई सेल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फ्लोरेंस और कार्बन क्लस्टर कंपाउंड होता है जो अकरिंग इन मेनी शेप, बहुत सारे शेप में मिलता है। होलो स्फेयर होगा, एलिप्स होगा या सिलेंड्रिकल ट्यूब फॉर्म में मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन जो है स्फेरिकल फ्लोरेंस को क्या कहते हैं हम लोग? बकमिंस्टर फ्लोरेंस। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कौन सा है? बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो C16 एटम, कार्बन का 60 कार्बन उसके साथ जुड़ा होता है, कंपोज ऑफ 60 कार्बन एटम। ठीक है ना, कार्बन के साथ 60 कार्बन और एक कार्बन के साथ 60 कार्बन जुड़ा रहता है। और इसका शेप जो है फुटबॉल के जैसा होता है। ठीक है ना, इसका शेप कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा होता है। क्या है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर बड़ा वर्सेटाइल है। कार्बन हमारे पास सबसे ज्यादा कंपाउंड जो है हम कार्बन एलिमेंट का ही जानते हैं अभी तक हम लोग करीब 3 मिलियंस के करीब कार्बन का कंपाउंड के बारे में अभी तक हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है? इसका 2 रीजन है, एक है कैटेनेशन और दूसरा है टेट्रा बैलेंसिंग। ठीक है ना। तो कैटेनेशन के बारे में पहले समझ लेते, उसके बाद टेट्रा बैलेंसिंग के बारे में समझेंगे। कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के साथ क्या कहते हैं? जुड़ जाता है। गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कार्बन का चेन काफी लंबा तक हो सकता है, काफी बड़ा हो सकता है। 60 कार्बन तक एक दूसरे से, कार्बन से 60 कार्बन एक दूसरे से जुड़ सकता है। ठीक है ना। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, इसी सेल्फ लिंकिंग कार्बन से जो जुड़ता है, इसी सेल्फ लिंकिंग यानी अपने से ही अपने अदर एटम के साथ जो जुड़ जाता है कार्बन, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन भी दिखलाता है, जो हाइड्रोजन के साथ 7 या 8 सिलिकॉन जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। लेकिन कार्बन जो है ना काफी स्टेबल होता है। कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है काफी स्टेबल होता है। क्यों होता है? दिस कंपाउंड में भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन का लॉन्ग चेन हो सकता है इस तरह से। ठीक है ना, कार्बन का लॉन्ग चेन, कार्बन का चेन। ठीक है, या दिस चेन में भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन या ब्रांच हो सकता है। ठीक है, इस तरह से कार्बन का ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कार्बन का ब्रांच हो जाएगा, इस तरह से ब्रांच भी हो सकता है। और इट मे बी लॉन्ग कट दिस कार्बन इवन द कार्बन अरेंज इन, और क्या है? ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। और इवन कार्बन जो है क्या करते हैं? रिंग भी बनाता है। कार्बन का रिंग बनाता है। ठीक है, कार्बन का रिंग भी बनाता है। ठीक है, इस तरह से रिंग भी बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिंग में बनाता है। अब क्या है दूसरा चीज, इसको भी समझ लीजिए, इसको कि सीसी बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों होता है? इसका रीजन, द रीजन फॉर द हाई स्ट्रेंथ ऑफ सीसी बॉन्ड यानी कार्बन बॉन्ड इज द, क्या होता है? इसका वजह क्या है कि कार्बन का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ जो है इसका बहुत छोटा होता है। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन का साइज बहुत छोटा है, ड्यू टू विच कार्बन बॉन्ड लेंथ इज वेरी स्मॉल। कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसका लेंथ बहुत छोटा होता है। एंड इट्स क्लीवेज रिक्वायर्ड हाई एनर्जी। तो इसको क्या करना पड़ता है? इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड, कार्बन इज एबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम बताए ना कि 3 मिलियंस के करीब अभी हम लोग जान चुके हैं और भी जान ही रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है वर्सेटाइल नेचर का कि कार्बन इतना सारा अपना कंपाउंड क्यों बनाता है। उसके रीजन है कि कार्बन के साथ सेल्फ लिंकिंग करता है। और ये लिंकिंग कैसा हो सकता है? ब्रांच भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और रिंग भी हो सकता है। ठीक है, और कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है? इसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से कार्बन के इस बॉन्ड लेंथ को तोड़ने में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए, इसीलिए स्टेबल होता है। दूसरा, और सिलिकॉन दिखलाता है, लेकिन वो 7-8 एटम ही तक दिखला पाता है। ठीक है ना, और लेकिन उसका जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ, और वो क्या होता है? वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, तो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रा बैलेंसिंग, उसको भी लिख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है वर्सेटाइल नेचर का? टेट्रा बैलेंट। तो कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन का बैलेंसिंग क्या होता है? 4 होता है। कार्बन का बैलेंसिंग क्या है? कार्बन के पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका बैलेंसिंग कितना होता है? 2 और 4। के सेल में 2 है, एल सेल में है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो 4 बैलेंसिंग है। इट इज कैपेबल टू बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम ऑफ कार्बन, यानी ये 4 कार्बन के साथ भी कर सकता है और एटम ऑफ अदर एलिमेंट यानी दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर सकता है।
कंपाउंड ऑफ कार्बन फॉर्म, अब तक कंपाउंड किसके साथ बनाता है? कार्बन जनरली, ऑक्सीजन, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन के साथ, उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट के साथ बनाता है। ठीक है, तो कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन एंड मेनी अदर्स एलिमेंट गिव राइज। इसी वजह से इसका बहुत सारा नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत ज्यादा है कार्बन का। ठीक है, तो ये सारे के साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे कार्बन के एटम को नहीं कंसीडर किया जाता है एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड। कार्बन का जो ऑक्साइड होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, या कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट, वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता। इसके अलावा बाकी जितना भी कार्बन का जो भी और एलिमेंट है वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। ठीक है ना, तो कौन कौन सा नहीं आएगा? ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट। ठीक है, बाकी इसके अलावा बाकी सारा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट टाइप का होगा। दो टाइप, पहला है प्राइमरी में, पहले है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होगा फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन में भी दो टाइप का होगा, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आ जाएगा? अल्कीन। सैचुरेटेड में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्केन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे हेलो अल्कीन, हेलो मतलब हेलोजन, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो चलिए और करते हैं। अब हमारा हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंसिस्ट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, अब हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ चुके हैं दो टाइप का होता है, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन दैट कंटेंट ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी क्या होगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा उसके अंदर, तो वो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर। ठीक है ना, इन सच हाइड्रोकार्बन कार्बन आर कनेक्टेड टू अदर कार्बन आइटम और हाइड्रोजन आइटम ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। इसको हम लोग दीज आर ऑल्सो रिफर अल्केन बोलते हैं, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना, पेंटेन। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया? अल्केन कहते हैं इसको। दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन दैट कंटेंट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलॉन्ग विद द सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, साथ में सिंगल बॉन्ड भी होगा। ठीक है ना, लेकिन डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड होगा, दे आर सब डिवाइडेड इनटू अल्कीन। अल्कीन कब कहेंगे? अल्कीन कहेंगे जब हमारा डबल बॉन्ड होगा, और अल्केन जब हमारा क्या होगा? अल्कीन कहेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं? दीज आर सब डिवाइडेड इनटू अल्कीन एंड अल्कीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्कीन। ठीक है, तो ये हमारा इसके बेसिस पे ये हाइड्रोकार्बन डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। अल्केन किसको कहेंगे? अल्केन आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेंट ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, इसका क्या है? सिंगल बॉन्ड। जैसे देखिए मीथेन है, इथेन है, एक कार्बन है, और कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड अरेंज कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखिए कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ये। तो ये कैसा चेन है? स्ट्रेट चेन है। ठीक है ना, अब ये क्या है? ब्रांच चेन है। देखिए कार्बन यहाँ ऐसे स्ट्रेट चेन गया, साथ में कार्बन यहाँ से ब्रांच चेंज भी आ गया, यहाँ से ब्रांच निकल गया। ठीक है, तो ये ब्रांच चेंज भी है। इसको क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन। जैसे ये मीथेन हो गया, इथेन हो गया, या 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। ठीक है ना, अब ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसको बोला आइसोब्यूटेन। यहाँ पे कहता है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो इसका क्या है? आइसोपेंटेन। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब हमारा एक कार्बन होगा, हम इस जनरल फॉर्मूले से किसी भी अल्केन के किसी भी कंपाउंड का हम ये कर सकते हैं। जैसे हमारा अल्केन का अगर हम n क्या है? नंबर, कितना नंबर ऑफ कार्बन, तो हमारे पास एक कार्बन है, अगर n का वैल्यू 1 है तो इस फॉर्मूले में लगाइए तो क्या हो जाएगा? C1 1 हो गया, और यहां पे H क्या हो गया? 2 × 1 + 2 क्या हो गया? CH
2 2 और 2 + 2 4। ये आ गया हमारा पहला मीथेन का फॉर्मूला। ठीक है, n अगर 2 लगाएंगे, n का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा C2 और क्या आ जाएगा H2 × 2 + 2। तो क्या आ जाएगा ये C2, H का वैल्यू 2 × 2 4 + 2 6। इस तरह से हम n का वैल्यू अगर 3 पुट कर दें, n = 3, तो क्या आ जाएगा C3H2 × 3 + 2। तो क्या आ जाएगा ये C3H2 × 3 6 और 6 + 2 8। इस तरह से हम पूरे अल्केन का सारे का मोलिकुलर फॉर्मूला लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारा जैसे 1 कार्बन होगा तो मिथ हो गया, 2 कार्बन होगा तो इथ हो गया, 3 कार्बन हो गया तो प्रोप हो गया, इस तरह से 4 तो ब्यूट, इस तरह से भी करते जाएंगे। वो रूट नेम है, उसको भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया। इससे हम ड्राइव कर सकते हैं कि इसका कितना कितना क्या क्या नंबर है। एक नंबर कार्बन का n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अल्कीन्स क्या है, अल्कीन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन, इसके बीच में बिटवीन 2 कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन क्या होता है, इथीन। ठीक है ना, यहां इथीन से शुरू होगा, मिथ से शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं शुरू होगा, इसमें एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं होता। क्यों नहीं होता, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए। तो एक कार्बन में कौन से कार्बन के साथ वो करेगा, एक ही कार्बन है तो उसके अंदर तो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन का यहाँ से इथीन से शुरू होता है। ठीक है ना, 2 कार्बन कम से कम चाहिए, तभी तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। इसका जनरल ये पहला इथीन है, 3 कार्बन है तो प्रोपीन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। जैसे हमारा n क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, शुरू कहां से होगा, n = 2 से। ठीक है, n2 है तो हमारा क्या होगा C2 और H का वैल्यू क्या आ जाएगा, H2 × 2। तो क्या आ जाएगा C2H4। ठीक है, उसी तरह से अगर n का वैल्यू 3 हो तो क्या आ जाएगा C3H2 × 3। तो क्या आ जाएगा C3H6। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है ना, ये देखिए C3। और हमारा n अगर 4 हो तो C4H2 × 4 क्या आ जाएगा C4H8। ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हम सारे कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तीसरा अल्कीन्स क्या है, अल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। कितना होगा, 1, एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उसके अलावा सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका लोएस्ट नंबर कहां से शुरू होता है, यहाँ इथीन से शुरू होता है। ठीक है, इथीन हमारा 2 कार्बन, कम से कम 2 कार्बन चाहिए इसमें। ठीक है, तो 2 कार्बन इथीन, प्रोपीन, 3 कार्बन है तो प्रोपीन, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन और 5 कार्बन है तो पेंटीन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। ठीक है, तो जैसे हम इस जनरल फॉर्मूले से सारे अल्कीन का यहाँ पे n क्या होगा, n = 2। तो क्या आ जाएगा C2H2 × 2 - 2। तो क्या आ जाएगा C2H4 - 2। ठीक है, उसी तरह से अगर n का वैल्यू हम 3 पुट करें तो क्या आ जाएगा C3H2 × 3 - 2। क्या आ जाएगा C3H6 - 4, 6 - 2 4। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे इस जनरल फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे CN5 N4 पुट करिए तो क्या आ जाएगा C4H4 × 2 - 2। क्या आ जाएगा C4 8 - 2 क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, चीज है अल्काइल ग्रुप, जो हम लोग सब्स्टिट्यूट में लगाते हैं। द ग्रुप विच इज फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। दीज आर यूनिवैलेंट, यानी इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। ग्रुप्स, यूनिवैलेंट ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर से। जैसे ये देखिए मिथाइल, मिथाइल कैसे बना है, मीथेन है हमारा, मीथेन से क्या किया, मीथेन का क्या फॉर्मूला है, इससे एक H माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा CH3। तो ये हमारा मिथाइल हो गया। इथाइल, अब नाम लिखने में क्या करेंगे हम, ऐसे लिखा हुआ है मीथेन, इससे ANE हटा दीजिए और YL ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा तो क्या बच जाएगा मिथाइल। ठीक है, उसी तरह से इथेन है,
तो इथेन से ये ANE माइनस कीजिए और प्लस कर दीजिए YL, तो क्या हो जाएगा इथाइल। ठीक है, उसी तरह से प्रोपेन से ANE माइनस कर दीजिए और YL जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो ये हमारा, इससे क्या होता है, एक हाइड्रोजन हम इससे रिमूव कर दे रहे हैं और ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, तो ये हमारा, ये सब्स्टिट्यूट में लगता है। ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, अब कार्बन कार्बन को कैसे कहते हैं, जैसे मीथेन है, क्या है मीथेन। ठीक है, पहले हम अल्केन से शुरू करते हैं, मीथेन। तो मीथेन में क्या है, एक कार्बन होगा। ठीक है, अब ये कार्बन का बैलेंसिंग कितना होता है 4, तो 4 बैलेंसिंग कार्बन का लगा दिया, हाइड्रोजन फिल कर दिया। ठीक है, जैसे इथेन लिखना है हमको, क्या लिखना है इथेन, C2H6। ठीक है, इसका क्या होगा इथेन का CH4। ठीक है, तो ये हमारा कैसे होगा, 2 कार्बन है, पहले 2 कार्बन लगाया। ठीक है, अब कार्बन का एक बैलेंसिंग तो फुलफिल हो गया है। ठीक है, और हमको 3 बैलेंसिंग और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, और ये हमारा, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से, और एक बचा हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए कार्बन का 4 बैलेंसिंग इस कार्बन का भी हो गया, 4 बैलेंसिंग इसका भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से प्रोपेन, ये क्या हो गया इथेन, प्रोपेन, तो 3 कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन का 3 बैलेंसिंग बैलेंस है, इसको 3 लगा दिया। ठीक है, इस कार्बन का 2 बैलेंसिंग फुलफिल हो गया है, एक बैलेंसिंग और बचा हुआ, तो ये, और इस कार्बन का एक बैलेंसिंग है, 3 कार्बन और लगाना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। ब्यूटेन 4 कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन का कितना, एक बैलेंसिंग है, 3 का बचा हुआ है, तो ये 3 हम यहां लगा दिया। ठीक है, और यहां पे इसका देखिए, इस कार्बन का 2 है तो 2 ही लगाना होगा, तो 2 लगा दिया। इस कार्बन का भी 2 है फुलफिल, तो 2 और लग गया। इस कार्बन का एक ही है, यहां पर 3 लग जाएगा, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे। ये क्या हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, चलिए उसके अल्कीन का भी समझ लेते हैं। अब क्या है इथीन। ठीक है, इथीन का फॉर्मूला क्या है C2H4। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, इथीन है, अल्कीन है, तो डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड लगा लीजिए। अब कार्बन का 2 बैलेंसिंग सेटिस्फाइड है, अब 2 बैलेंसिंग और लगाना होगा, तो ये हमारा 2 बैलेंसिंग लगा दिया, 2 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगा दिया। अब हमारा क्या है प्रोपीन, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन का क्या होता है C3H6। ठीक है, अब ये कार्बन का क्या है, कार्बन, किसी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये अब हमारा, इसका देखिए, इसका 2 बैलेंसिंग इस कार्बन का पूरा है, 1 2 और चाहिए, 2 लगा दिया। अब इस कार्बन का कितना है, 1 और 2 और 3 बैलेंसिंग फुलफिल है, तो 1 ही बैलेंसिंग चाहिए, 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का 1 बैलेंसिंग, तो और 4, 3 और चाहिए, तो ये लग गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन का क्या होगा C4H8। ठीक है, तो क्या हमारा 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड यहां पे होगा, 4 कार्बन है। ठीक है, या यहां पे भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा डबल बॉन्ड है, अभी हम कैसे लगाएंगे, इसका 2 बैलेंसिंग फुलफिल है, तो 2 बैलेंसिंग और चाहिए। यदि इस कार्बन का 3 बैलेंसिंग फुलफिल है, 2 यहां से 2 यहां से, तो 1 और लगेगा, हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का 2 बैलेंसिंग फुलफिल है, तो 1 हाइड्रोजन यहां, 2 और लगेगा। इस कार्बन का 1 ही है, तो क्या होगा 3 लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से बैलेंसिंग को करेंगे। चलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला भी कर लेते हैं, इथीन। ठीक है ना, क्या होगा C2H2, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब बैलेंसिंग क्या है, इस कार्बन का 1 बैलेंसिंग बचा हुआ, तो 1 इधर लगा दिया, 1 हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, पीन। ठीक है, क्या होगा C3H4। ठीक है, हमारा क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अब इस कार्बन का देखिए 3 बैलेंस सेटिस्फाइड है, तो 1 और लगा देंगे। और इस कार्बन का 4 बैलेंसिंग सेटिस्फाइड है, इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, कह 3 यहां से, क्या 4 बैलेंसिंग सेटिस्फाइड है, इसका 1 ही बैलेंसिंग सेटिस्फाइड है, तो इसको हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, उसी तरह से हमारा ब्यूटीन, कितना 4 कार्बन। ठीक है ना, तो 4 कार्बन, चलिए यहां पे अब हम लगा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है,
अब ये देखिए इस कार्बन का 3 बैलेंसिंग सेटिस्फाइड है तो एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दिया। अब इस कार्बन का देखिए चारों बैलेंसिंग फुलफिल है, 3 यहां से एक यहां, तो चारों फुलफिल इसमें लगाने की जरूरत है। इसका कार्बन का 2 बैलेंसिंग फुलफिल है तो एक दो लगा दिया। और अब इस कार्बन का देखिए एक ही बैलेंसिंग फुलफिल है तो 3 लगाना पड़ेगा यहां पे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। बैलेंसिंग यहां पे हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। जैसे पेंटीन भी बना लीजिए, पेंटीन, ठीक है ना। ये क्या हो जाए 5 कार्बन होगा, तो चलिए 5 कार्बन और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब कैसे करेंगे, यहां पे देखिए इस कार्बन का 3 बैलेंसिंग फुलफिल है, 3 बॉन्ड है, तो यहां पे क्या होगा एक हाइड्रोजन लग जाएगा। अब इस कार्बन का देखिए 3 बैलेंसिंग यहां एक ये 4, ये फुलफिल है, इसका कोई बैलेंस नहीं चाहिए, इसको हाइड्रोजन नहीं लगेगा यहाँ। यहाँ पे इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन है, ये दो फुलफिल है, 2 और लगेगा तो यहाँ पे। अब इस कार्बन का भी देखिए 2 फुलफिल है तो 2 और लगेगा, ठीक है। इस कार्बन का 1 फुलफिल है, 3 लगेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा, द हाइड्रोकार्बन इज विच कार्बन आइटम आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। रिंग के फॉर्म में जो हाइड्रोकार्बन लगा हो तो उसको क्या कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन आइटम आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग आर नोन एज ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी हमारा जो सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, वो कैसा होगा सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। उसको क्या कहेंगे साइक्लो अल्कीन, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, इस तरह से हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, यानी सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड आर क्लासिफाइड एज ए साइक्लो अल्कीन्स या अल्कीन्स, ठीक है। यानी जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो अल्कीन्स कहलाएगा, और जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो वो क्या कहलाएगा अल्कीन्स कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी एक एक करके साइक्लो अल्केन साइक्लो अल्कीन सब पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये क्या है हमारा साइक्लो अल्केन्स आर द सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड। अब इसके बाद हम लोग इसका हाइड्रोजन का बैलेंसिंग फुलफिल करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये देखिए इस कार्बन के पास कितना है, दो बैलेंसिंग इसका फुलफिल है तो 2 और हाइड्रोजन इसके अंदर लगेगा। इसका भी 2 बैलेंसिंग फुलफिल है तो 2 हाइड्रोजन, इसका भी 2 हाइड्रोजन इसका भी लगेगा, ठीक है। इसका भी 2 फुलफिल है तो 2 हाइड्रोजन इसका भी लगेगा। तो ये हमारा हो गया साइक्लो प्रोपेन, ठीक है ना। 3 कार्बन है, कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और कितना कार्बन है 4 कार्बन है, तो क्या कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। अब इसका भी हम बैलेंसिंग को फुलफिल करते हैं, तो यहाँ भी क्या है 2 बैलेंसिंग फुलफिल है तो 2 और हमारा 2 हाइड्रोजन लगेगा। इसका भी 2 है तो 2 और लगेगा, इसका भी 2 है तो 2 हमारा लगेगा, ठीक है। इसका भी 2 है तो 2 और लगेगा। इस कार्बन में भी देखिए इस कार्बन का 2 है, ये क्या है 5 कार्बन है, और कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या साइक्लो अल्केन है यानी साइक्लोपेंटेन है। 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन। अब इसका भी 2 बैलेंसिंग है तो ये भी हाइड्रोजन लगेगा। अब इसका कितना बैलेंसिंग है 2 बैलेंसिंग, इसका भी 2 हाइड्रोजन और लगेगा। इसका भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन और लगेगा। इसका भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन और लगेगा। इसका भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन और लगेगा। इस तरह से हाइड्रोजन लगाएंगे हम लोग, देख लेंगे। अब इसका देखिए क्या है साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन का भी 2 हाइड्रोजन, 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 और किसका बचा किसी का नहीं बचा ना, सबका। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो सभी का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा साइक्लो अल्केन यानी साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, और 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब हमारा क्या है साइक्लो अल्कीन। साइक्लोअल्कीन आर द अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा। देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच में 1 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। और यहाँ पे 4 कार्बन है और हमारा 1 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या कहलाएगा साइक्लोब्यूटीन। अब इसके बाद हाइड्रोजन लगाते हैं इसका, तो इसका कितना बैलेंसिंग सेटिस्फाइड है 2,
और हमको 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन हम लगा दिए इसमें। इस कार्बन का देखिए 2 बॉन्डिंग यहां पे है और 1 बॉन्डिंग यहां, तो इसको 1 ही हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया। इसका भी 2 और 1 3, तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन लगी। तो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपीन। अब इसके बाद ये साइक्लोब्यूटीन है, तो इसका देखिए इस कार्बन का 2 सेटिस्फाइड है, तो 2 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का भी 2 सेटिस्फाइड है, तो 2 हाइड्रोजन और लगेगा इसके अंदर, ठीक है। अब इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का 2 और 1 3 सेटिस्फाइड है, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। इसका भी 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3 है, तो ये 1 हाइड्रोजन लगेगा। तो इस तरह से हमारा डबल बॉन्ड वाला साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोअल्कीन कहलाएगा, ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। साइक्लोअल्कीन्स क्या कहलाएगा, आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कॉन्टेनिंग एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारा क्या है, ये 4 कार्बन है और कार्बन के बीच में एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या कहलाएगा, ये साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। ये है 5 कार्बन और 1 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या कहलाएगा, साइक्लोपेंटीन, ठीक है। अब इसका हम लोग बैलेंसिंग को हाइड्रोजन लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस कार्बन के पास दो बॉन्ड बनाया है, तो 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। इस कार्बन का भी 2 है सेटिस्फाइड, तो 2 और लग जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का 3 बैलेंसिंग यहां, 1 4, इसमें हाइड्रोजन अब लगाने की जरूरत है, चारों बैलेंसिंग फुलफिल है। इस कार्बन का भी 4 है, 3 यहां और 1 यहां, तो 4 हो गया, इसको भी लगाने की जरूरत नहीं। अब ये साइक्लोपेंटीन का भी कर लेते हैं। इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का 2 बैलेंसिंग सेटिस्फाइड है, तो 2 और हाइड्रोजन लग जाएगा। इस कार्बन का भी देखिए 2 बैलेंसिंग फुलफिल है, तो 2 हाइड्रोजन लगा लेंगे। इस कार्बन का भी 2 बैलेंसिंग फुलफिल है, तो 2 हाइड्रोजन इसका भी लगा लेंगे। अब इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का 4 बैलेंसिंग फुलफिल, 3 यहां 1 यहां, तो यहां पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहां पे भी 4 है, 3 यहां 1 यहां, तो 4, इसमें भी हमारा हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जहां पे बैलेंसिंग फुलफिल है वहां पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब हमारा एक और जो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अमंग द अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस। बेंजीन एंड अदर डेरिवेटिव आर गुड एरोमा, यानी इसके अंदर खुशबू होता है, ठीक है। और इसको इसलिए क्या कहा था, आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये जैसे बेंजीन रिंग है, अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब इस देखिए इसमें क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। एक डबल बॉन्ड यहां पे, फिर डबल बॉन्ड नहीं है, फिर अल्टरनेट है, कार्बन के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। फिर यहां पे देखिए डबल बॉन्ड है, फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहां पे डबल बॉन्ड है, फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन रिंग होता है। अब इसमें हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तो इस कार्बन का देखिए 3 सेटिस्फाइड है, तो 1 हमारा हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का भी देखिए 3 सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का भी 3 सेटिस्फाइड है, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का भी 3 सेटिस्फाइड है, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का भी 3 सेटिस्फाइड है, तो 1 हाइड्रोजन। इसका भी 3 है, तो 1 हाइड्रोजन। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है। ये मतलब है कि एरोमेटिक होता है, यानी इसके अंदर स्पेशल टाइप का स्मेल होता है, खुशबूदार स्मेल होता है, ठीक है, प्लेजेंट स्मेल होता है, ठीक है। तो चलिए, आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स आर द कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर देयर प्रॉपर्टी, यानी स्ट्रक्चर हो सकता है और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स, यानी आइसोमर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा उस प्रॉपर्टी, उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब द कंपाउंड दैट्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक है ना। जैसे हमारा एक एग्जांपल लिया है, ब्यूटेन है। यहां पे देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है ना, ब्यूटेन, ठीक है ना। अब यहां पे भी देखिए कार्बन का 4 कार्बन है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। कार्बन का एक ब्रांच निकल गया है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे ब्रांच है कार्बन का, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। कार्बन के स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है और 1 कार्बन ब्रांच में है, तो मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, या इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग है और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया। और कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हम लोग उसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं इसके बाद, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
4 कार्बन वाले आइटम ही दिखलाएगा, यानी कि ब्यूटेन्स के ब्यूटेन एंड अबव दिखलाएगा। उससे पहले वाला लोग हमारा आइसोमर्स का प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, जैसे हमारा मिथेन, इथेन और प्रोपेन, ये सब हमारा ब्यूटेन एंड अबव ही शो करेगा आइसोमर्स का स्ट्रक्चर आइसोमर्स का। जैसे अब देखिए हम ब्यूटेन का पढ़ा कि ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स होता है। एक ब्यूटेन क्या हो गया, एक नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, दूसरा हो गया हमारा आइसोब्यूटेन या हमारा क्या हो गया, आइसोब्यूटेन या हमारा मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब यहां पे देखिए पेंटेन है तो पेंटेन 3 आइसोमर्स शो करता है। कौन कौन सा, पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन है। ठीक है ना, देखिए सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12। C5H12, यहां भी देखिए C5 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 है। ठीक है ना, C5H12, इसका भी C5 देखिए 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 है। ठीक है ना, लेकिन ये क्या स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे ये पेंटेन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 लॉन्ग चेन है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या कहलाएगा, 2 अभी हम लोग नोमेनक्लेचर में इसको अच्छे से समझेंगे, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना, तो ये कैसे नाम लिखते हैं इसको भी समझेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ये पेंटेन का आइसोमर्स हो गया। पेंटेन कितना आइसोमर्स शो करेगा, 3 आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितना शो करेगा, 3। ठीक है, चलिए इसके बाद हेक्सेन कर लेते हैं। हेक्सेन जो है वो अपना 5 आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है ना, एक है हेक्सेन नॉर्मल, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन, मिथाइल का जगह बदल गया। ये क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो हेक्सेन का 5 आइसोमर्स होगा, ब्यूटेन का 2 होगा और पेंटेन का 3 होगा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स जैसे जैसे हमारा कार्बन का बदलता जाएगा। सभी का देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H214 और स्ट्रक्चर्स अलग अलग है इसी वजह से ये आइसोमर्स में। ठीक है ना, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स भी बढ़ता चला जाएगा। अब स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन का क्या होगा, C4H8 का 3 आइसोमर्स होगा इसका। ठीक है ना, एक नॉर्मल ब्यूटीन या ब्यूट 1-इन भी बोल सकते हैं, और दूसरा होगा ब्यूट 2-इन। ठीक है, और तीसरा होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है ना, स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। उसी तरह से ब्यूटीन का भी क्या होगा, ब्यूटीन का 2 आइसोमर्स होगा। ठीक है, एक नॉर्मल ब्यूटीन या ब्यूटीन 1-इन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ब्यूट 2-इन होगा। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारा ये आइसोमर्स कंप्लीट हो गया। दूसरा करते अभी हमारा क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज ए आइटम, या आइटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ आइटम्स हो सकता है, यानी एक से ज्यादा आइटम हो सकता है, डिफरेंट आइटम भी हो सकता है। इन ए मॉलिक्यूल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी वजह से उसका केमिकल प्रॉपर्टी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का चेंज हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमारा ये है। अभी हम लोग उसके बारे में पूरा डिटेल के ये पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आल्सो ट्रीटेड एज ए फंक्शनल ग्रुप, इसको भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इट इज ए साइड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। इसके हिसाब से हमारा केमिकल रिएक्टिविटी डिफाइन होगा उसका, कि वो कैसा कितना रिएक्टिव है कितना नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी भी ये हमारे फंक्शनल ग्रुप पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा क्या, कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप सो सिमिलर प्रॉपर्टी, एक जैसे एक ही फंक्शन, जैसे हमारा डबल बॉन्ड वाला सारे का केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। ठीक है, या तो कुछ डिक्रीज कलर होगा, सिमिलर जैसा होगा। ठीक है ना, ठीक है, जैसे हमारा अल्कोहल होगा तो अल्कोहल का सभी का केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही हम लोग उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर यानी नाम उसका जो है वो उसको कॉल कैसे नाम लिखा जाता है, उसको भी हम लोग उसका फंक्शनल ग्रुप पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे डबल बॉन्ड में क्या करते हैं, अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड में क्या कहते हैं, अल्कीन्स। ठीक है, उसी तरह से अल्कोहल में मिथनॉल, इथेनॉल, ऑल हो जाएगा, ऑल लग जाएगा, तभी हम उसको सारे इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, ऑल कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग टू द सेम क्लास और फैमिली, यानी एक ही क्लास से है। ठीक है ना, जैसे अल्केन है, अल्कीन्स है, ठीक है ना, सब एक ही क्लास से है, और सेम क्लास ऑफ ए फैमिली नोन एज क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। द मेंबर ऑफ दिस सीरीज आर क्या कहते हैं, होमोलोगस। ठीक है, तो चलिए हम फंक्शनल ग्रुप को एक बार समझ लेते हैं पूरा।
कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप है जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे हेलो, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन कैसे लगा होगा, एक्स, एक्स क्या होगा, ये हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, इस तरह से लगा होगा इसका। फिर एल्कोहल होगा, एल्कोहल क्या होगा, OH। और फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसा होगा, C और कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा, या ऐसे भी लिखा होगा है CHO लिखा होगा, ठीक है। कीटोन क्या होगा, दोनों तरफ कार्बन के, इसका जो कार्बन हाइड्रोजन से डबल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होगा, उसके दोनों तरफ हमारा क्या होगा, कार्बन का ग्रुप लगा, कार्बन लगा होगा, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड में एक कार्बोनिक एसिड कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करेगा और दूसरी तरफ OH होगा, दूसरी तरफ कार्बन का ब्रांच होगा, ठीक है। तो ये कार्बन, अल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन, ये पढ़ ही चुके हैं, अल्कीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप ही है, ठीक है ना। तो ये कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके अब हमारा क्या है, होमोलोगस सीरीज। क्या है होमोलोगस सीरीज, क्या है, ऑल कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू द सेम क्लास और फैमिली नोन एज, इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे अल्केन है हमारा, अल्केन क्या है, ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, C4H10। अभी समझाते हैं। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इच होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द जनरल फॉर्मूला। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला क्या है अल्केन का, CnH2n+2, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। जैसे अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। तो हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, सारे एलिमेंट, सारे कंपाउंड को इसके बता सकते हैं, जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल मेंबर्स ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज पोसेस सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे अल्कोहल है तो उसका सारा फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सभी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इस तरह से सारा हमारा होगा, ठीक है ना। जैसे अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जैसे अल्कीन में अल्कीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से सारा ये क्या हो गया, एक ही ग्रुप है, एक ही मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप है। सभी में डबल, इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसमें सभी में डबल बॉन्ड है, ठीक है। सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय द CH2। देखिए ये हमारा क्या है, ये क्या है, मीथेन है। मीथेन में अगर हम CH2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, C2H6। तो क्या आ गया, ये इथेन आ गया। अब इथेन में CH2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, C3H8। तो क्या बन गया, ये प्रोपेन। इसी तरह से हम क्या होगा, अपने से नेक्स्ट मेंबर में CH2 जोड़ते जाएंगे तो सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2, यानी वो CH2 का डिफर आ रहा है, ठीक है ना, CH2 इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, चौथा क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ ए सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 मास। 14 मास से डिफर कर रहा है। देखिए हर क्या जोड़ रहा है, CH2, तो C का मास कितना था, 12, हाइड्रोजन का 1, तो 12 + 2 × 1 कितना हो गया, 12 + 2, 14 यूनिट मास का फर्क आ रहा है, ठीक है ना। हर एक मास 40, अपना जो सक्सेसिव है बढ़ता चला जाएगा, 14 यूनिट मास इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो भी है उस सीरीज के लिए। जैसे अल्केन को बनाने का एक ही फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, अल्कीन को बनाने का एक ही तरीका होगा, अल्कोहल को बनाने का एक ही तरीका होगा, ठीक है ना। सभी को मेंबर्स हम उससे बना सकते हैं। मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो रेगुलर ग्रेजुएशन इन ए फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू विद द राइज ऑफ मोलिकुलर। अब ये देखिए मोलिकुलर मास बढ़ता चला जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में भी रेगुलर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सातवां, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। तो इन सारे का केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। चाहे अल्कीन का एक ही जैसा केमिकल प्रॉपर्टी होगा, अल्कीन का एक जैसा होगा, अल्कोहल का एक जैसा होगा, अल्कीन्स का एक जैसा होगा, ठीक है, एल्डिहाइड का एक जैसा होगा। तो सभी होमोलोगस सीरीज में एक ही केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होगा, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होगा, एक सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर हैड डेवलप्ड नोन एज, उसको क्या कहते हैं, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। IUPAC क्या होता है, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री में जो भी हमारा जो नाम होता है उसको वही रिकमेंड करता है, ठीक है ना। क्या नाम है IUPAC का, फुल फॉर्म का, ये भी आता है एग्जाम में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है, आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से यूनियन,
एंड पी से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। तो ये हमारा यही हमारा नॉर्म रिकमेंड करता है और बताता है। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ आईपीसी सिस्टम क्या है, इच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम, हर एक कंपाउंड का अलग अलग नाम होगा। कंप्लीट आईपीसी नेम में क्या क्या हो सकता है, प्रीफिक्स हो सकता है, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सभी एक एक करके सभी को समझेंगे, प्रीफिक्स में क्या लगेगा, रूट वर्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा किसी भी नाम में ये सारा चीज हो सकता है, किसी में नहीं भी होगा, ठीक है ना, किसी में प्रीफिक्स और रूट वर्ड्स होगा और प्राइमरी सफिक्स होगा सिर्फ, ठीक है ना, सेकेंडरी सफिक्स सभी में नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके उसको समझते हैं। फिर प्रीफिक्स क्या होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ नेम अपीयर्स बिफोर रूट वर्ड से पहले आएगा। तो ग्रुप जैसे हमारा हो गया, ये एक कार्बन होगा और CH3, तो इसको क्या कहेंगे, मिथाइल, माने अल्केन से एक निकाल देते हैं एक हाइड्रोजन। तो अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं अल्काइल ग्रुप, तो ये अल्काइल ग्रुप होगा। तो अल्काइल ग्रुप क्या है, एक कार्बन होगा तो मिथाइल, दो कार्बन होगा तो इथाइल, तीन कार्बन होगा तो प्रोपाइल। अब उसके बाद हैलो ग्रुप आ जाता है, हैलोजन, तो फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, ये रूट वर्ड से पहले लिखाएगा। क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, ठीक है, ये नाम लिखाएगा हमारा, ठीक है। प्रीफिक्स के बाद क्या था, रूट वर्ड्स, इट डोनेटेड द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए पैरेंट चेन, ठीक है ना, जो पैरेंट चेन में कितना कार्बन एटम है उसी हिसाब से उसका रूट नेम होगा। यूजुअली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं पैरेंट चेन, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो कार्बन का चेन होगा उसी को पैरेंट चेन कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, जनरली, ठीक है। अब ये एक कार्बन होगा तो क्या नाम होगा, बिथ, दो कार्बन होगा तो इथ, तीन कार्बन होगा तो प्रोप, चार कार्बन होगा तो ब्यूट, पांच कार्बन होगा तो पेंट, छह कार्बन होगा तो हेक्स, सात कार्बन होगा तो हेप्ट, आठ कार्बन होगा तो ऑक्ट, नौ कार्बन होगा तो नॉन, 10 कार्बन होगा तो डेक, ठीक है। इस तरह से हम लोग रूट नेम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या आया था, प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड के बाद क्या, इट इंडिकेट द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, कार्बन में कैसा बॉन्ड है। प्राइमरी सफिक्स रिटन आफ्टर द रूट वर्ड्स, जो रूट वर्ड्स होगा उसके बाद उसको प्राइमरी सफिक्स को लिखा जाता है, ठीक है ना। अब हमारा सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, एन, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, इन, ENE लगेगा, ठीक है, रूट वर्ड के बाद, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लगेगा, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स, इट इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी इसका मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। इट इज रिटेन आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखेंगे IUPAC नेम में, ठीक है। जैसे फंक्शनल ग्रुप OH होगा, यानी अल्कोहल होगा तो क्या लिखाएगा, ओल, ठीक है। एल्डिहाइड होगा तो क्या लिखाएगा, अल, ठीक है। और कीटोन होगा तो क्या लिखाएगा, वन, ठीक है। अल्केन में से हम लोग, जैसे अल्केन है, अल्केन में से E माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे अल्कोहल में ओल, तो क्या बन जाएगा, E माइनस कर दिया तो क्या बन गया, अल्केनोन, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मिथाइल का, तो क्या है, मिथेन, मिथेन में से E माइनस कीजिए और OL जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, मिथनॉल, मिथनॉल, ठीक है ना। तो ये हमारा अल्कोहल का हो गया। एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में क्या होगा, एक कार्बन है, ये कार्बन CH से जुड़ा हुआ, तो क्या होगा, जैसे इथेन है, इथेन में से E माइनस कीजिए और क्या जोड़ दीजिए, अल जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, इथेनल, इथेनल, ठीक है। जैसे यहां पे हमारा कीटोन में, कीटोन में क्या प्रोपेन है, प्रोपेन में से E माइनस कीजिए और ONE जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, प्रोपेओन, ठीक है, प्रोपेओन बन जाएगा। अब जैसे हमारा कार्बोनिक एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड में क्या करेंगे, कहां पे बना दें, यहां पे कर दें, यहां पे दिख रहा है, हाँ यहां पे दिख रहा है। कार्बोनिक एसिड में जैसे हमारा एसिडिक क्या होगा, हमारा कार्बोनिक इथेन है, इथेन में से E माइनस किया और ओइक एसिड जोड़ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, E हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी नोमेनक्लेचर को एक एक करके समझेंगे भी, सबको करेंगे भी एग्जाम्पल के साथ भी, ठीक है ना। ये हम समझा देंगे कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। पहले रूट नेम लिखेंगे, उसके बाद हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, उसका हटा के इसको इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन का कैसे करेंगे, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप वाला करेंगे। तो पहला स्टेप्स क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सिलेक्ट एज ए पैरेंट चेन, सबसे जो बड़ा कार्बन का चेन होगा उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे एज ए पैरेंट चेन। और क्या होगा, रूट वर्ड उसी हिसाब से जो चेन का नाम होगा, जितना कार्बन होगा उसके हिसाब से उसका नाम होगा, ठीक है ना।
और पैरेंट चेन मस्ट बी इंक्लूड। अगर हमारा मल्टीपल बॉन्ड है उसके अंदर, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हमको जरूर सिलेक्ट करना होगा, चाहे हमारे लिए उसके लिए पैरेंट चेन छोटा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमको पहले हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को उसी चेन को सिलेक्ट करना जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। चाहे पैरेंट चेन कितना भी छोटा हो जाए, हमको उसको इंक्लूड करना है, ठीक है ना। उसमें इंक्लूड करना है, पैरेंट चेन में हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जरूर, मल्टीपल बॉन्ड उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। दूसरा क्या, प्राइमरी सफिक्स सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। अब प्राइमरी सफिक्स उसी हिसाब, जैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्कीन्स, ठीक है ना। अल्काइल ग्रुप जो होगा वो दैट्स आर नॉट इंक्लूड इन द पैरेंट चेन। अल्काइल ग्रुप को हम लोग ट्रीट देंगे, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीट एट सब्स्टिट्यूट के ट्रीट करेंगे, यानी उसका प्रीफिक्स में लगेगा वो, ठीक है ना। प्रीफिक्सेस आर सेलेक्ट फॉर ऑल सब्स्टिट्यूट विच इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द रूट वर्ड्स। तो प्रीफिक्स को हम लोग कहां पे लिखेंगे, रूट वर्ड से पहले लिखेंगे और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। मान लिया कि दो सब्स्टिट्यूट्स है हमारा, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो हमारा अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ई आएगा, एम से पहले ई आता है, तो हमारा सब्स्टिट्यूट पहले क्या लिखाएगा, इथाइल, उसके बाद फिर मिथाइल लिखाएगा, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखाएगा प्रीफिक्स में, ठीक है। अगर दो एक से ज्यादा अगर प्रीफिक्स है तो, ठीक है। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो पहला क्या है, ये देखिए, इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, चार कार्बन का बैलेंसिंग 4 होता है तो 4 सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो नाम क्या होता है, मिथ। और फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, माने हमारा क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, मिथ हो गया हमारा रूट नेम, और प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, मीथेन। यहां पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एक कितना कार्बन है, दो, तो दो कार्बन का नाम क्या होगा, इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स इथेन। यहां पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और क्या है, कार्बन हमारा कितना कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन का क्या रूट नेम होता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, तो प्रोपेन, ठीक है। अब यहां पे देखिए कार्बन कितना, 1 2 3 4, और सब कार्बन के तो 4 कार्बन है तो क्या नाम होगा, बुट, ब्यूट, रूट नेम क्या आ गया, ब्यूट, और हमारा सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, ठीक है, ब्यूटेन। अब यहां पे देखिए कितना कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन हमको सिलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा मेरा, ये वाला, ठीक है, 1 2 3, ऐसे सिलेक्ट कर 1 2 3, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो हमें इसी को सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 आ रहा है, तो ठीक है ना, हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 3। अब सब्स्टिट्यूट कहां पे है, 1 2 दूसरे कार्बन के साथ है, तो हमारा सब्स्टिट्यूट क्या है, ये मिथाइल है, इसका नाम क्या है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। और क्या है, लॉन्गेस्ट चेन क्या है कार्बन का, 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोप, और क्या हमारा सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 डैश। अब हम जब न्यूमेरिक नंबर और अल्फाबेट को लिखते हैं तो दोनों को सेपरेट करते हैं डैश से, किससे, डैश से सेपरेट करते हैं, और दोनों न्यूमेरिक को अगर सेपरेट करेंगे तो कॉमा से, ठीक है। जैसे हमारा क्या लिखा, एक न्यूमेरिक नंबर है 2 और ये बाकी अल्फाबेट है, तो 2 डैश मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन हमारा कार्बन कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो क्या नाम होगा, पेंट, और सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है और कोई चीज नहीं है, तो ठीक है ना, तो क्या हो गया, पेंटेन, क्या नाम हो गया, पेंटेन। यहां पे देखिए कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कौन सा, 1 2 3 4, ठीक है। यहां से भी या तो 1 2 3 ये नहीं हो सकता, तो 1 2 1 लॉन्गेस्ट चेन पकड़ेंगे तो 1 2 3 4, तो ये 4 हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब ये कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, और क्या हमारा सब्स्टिट्यूट भी है, कितने कितने नंबर पे कार्बन पे सब्स्टिट्यूट है, दूसरे नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, 2, और क्या डैश मिथाइल, सब्स्टिट्यूट क्या है, मिथाइल, और ये क्या कितना कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का, तो ब्यूट, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहां पे देखिए कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा, ये वाला, ठीक है ना, 1 2 3 कार्बन। अब यहां पे देखिए सब्स्टिट्यूट है, 2 कार्बन, 2 जगह पे सब्स्टिट्यूट है, 2 अलग अलग, ठीक है ना, तो 2 कार्बन पे, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 2 सब्स्टिट्यूट है, और क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूट क्या है, मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 2 डैश डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 2 बार है मिथाइल तो डाई मिथाइल, ठीक है ना, 3 बार होगा तो ट्राई मिथाइल, 1 बार होगा तो सिर्फ मिथाइल लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल। उसके बाद कितना कार्बन का, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन में कितना, 3, तो प्रोप, और क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, एन हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा ये करेंगे। अब जैसे ये देखिए, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्स, रूट नेम क्या हो जाएगा एक्स। और क्या है सभी में कार्बन कार्बन में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, यहां पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो क्या नाम होगा पेंट। और हमारा क्या है यहां पे देखिए, यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट भी है, कौन सा सब्स्टिट्यूट है, क्या नाम है मिथाइल। सब्स्टिट्यूट क्या है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, और मिथाइल कितने पे है 2 पे, कितने नंबर कार्बन पे है, दूसरे नंबर कार्बन पे है। ठीक है ना, 2 डैश मिथाइल और पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए सब्स्टिट्यूट, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये वाला है। अब सब्स्टिट्यूट कहां पे है, 3 कार्बन पे है। ठीक है ना, 3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूट का भी नंबर देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट नंबर होना चाहिए, इधर से भी 3 आ रहा है और इधर से भी 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, और कितना कार्बन है, तो 2 क्या है 3 डैश मिथाइल, और ये क्या है हमारा कितना कार्बन 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन में कितना 5 कार्बन है तो पेंटेन, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। ठीक है, अब यहां पे देखिए सब्स्टिट्यूट 2 जगह पे है, यहां पे 2 और यहां पे 3 है, तो क्या लिखेंगे 2,3, और सब्स्टिट्यूट क्या है हमारा मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है ना, 2,3 डैश डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब यहां पे देखिए सब्स्टिट्यूट हमारा कितना 2 कार्बन पे है, और दोनों जगह अलग अलग सब्स्टिट्यूट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 2, क्या ना कहां कहां पे सब्स्टिट्यूट है 2 पे ही है, तो 2,2, और क्या है हमारा सब्स्टिट्यूट मिथाइल है तो 2 बार है तो डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कितना है 1 2 3 4, और 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से नाम लिखेंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन क्या 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसके साथ सब्स्टिट्यूट देखिए, सब्स्टिट्यूट क्या है ये इथाइल। ठीक है ना, क्या है इथाइल है, 2 कार्बन के साथ है और 5 ये, तो ये क्या होगा लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या हो जाएगा, कहां पे सब्स्टिट्यूट है, इधर से भी काउंट कीजिए 1 2 3, इधर से भी काउंट कीजिए 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 और 3 डैश, क्या हो जाएगा 3 डैश इथाइल, 3 डैश इथाइल। और कितना कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। ठीक है ना, तो 3 डैश इथाइल पेंटेन। तो इस तरह से हमारा ये हो। चलिए अल्कीन का भी कर लेते हैं, अब नोमेनक्लेचर अल्कीन का कर लेते हैं। यहां पे देखिए कार्बन कितना है 2 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा इथ, और क्या है हमारा डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इथीन, ई लग जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए कितना कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोप, और 1 कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, अब यहां पे देखिए कितना कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड 1 कार्बन का तो ब्यूटीन, और इसका नाम ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और यहां पे देखिए अब ये डबल बॉन्ड को हम पहले कंसीडर करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड होगा वहीं से कार्बन को काउंटिंग शुरू करेंगे। तो कार्बन कहां पहले कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड है, तो ये क्या नाम हो जाएगा ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट, ये दिख रहा है ना, हाँ ब्यूट, और डैश देंगे 1, और यहां पे डैश देके इन लिख देंगे। ठीक है, अगर पहले पे है तो ये लिखना 1 लिखना जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे किसी और पे होगा, 1 के अलावा किसी और पोजीशन पे होगा। ठीक है ना, अब 1 कैसे कंसीडर करेंगे, जहां से काउंटिंग कार्बन का वहीं से करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा हमारा। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4। ठीक है ना, तो ये लिखना लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, दोनों नाम सही। अब जैसे यहाँ पे हमको काउंटिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कार्बन के साथ नहीं है, इधर से भी काउंट कीजिए तो 1 2 के साथ है, यहां से भी कीजिए तो 1 2 के साथ है, तो यहाँ पे क्या है 4 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा हमारा ब्यूट, और क्या आ जाएगा डैश, और कहां पे डबल बॉन्ड कहां है दूसरे कार्बन पे, बुट डैश, और क्या आ जाएगा ENE। ठीक है, हम न्यूमेरिक नंबर को जब अल्फाबेट से लिखते हैं तो डैश से अलग करते हैं, तो क्या आ जाएगा ब्यूट डैश, और फिर डैश इन लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखिए कार्बन का है, यहाँ पे पहले कार्बन के साथ हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, और ये क्या है सब्स्टिट्यूट भी है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट है ना, ये कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है ये वाला। ठीक है, इस चेन को हम पकड़ेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा कार्बन तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको प्रायोरिटी देंगे नंबर 2, तो ये हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या कार्बन के क्या साथ है, और ये हमारा सब्स्टिट्यूट क्या है मिथाइल, ये क्या है मिथाइल,
तो क्या कहां पे मिथाइल है? दूसरे कार्बन पे। तो 2 डैश मिथाइल, और ये क्या है? कार्बन हमारे पहले कार्बन पे ही हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है। तो हमको वो लिख सकते हैं भी, नहीं भी लिख सकते हैं। तो प्रोप और इन हो जाएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपीन भी हो जाएगा, 2 मिथाइल और प्रोप और डैश 1 इन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों नाम सही है। 1 पे 1 लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए अब अल्कीन्स का कर लेते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथ। ठीक है ना, रूट नेम क्या हो गया? इथ। और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लग जाएगा, इथीन। यहां पे कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, और तो क्या हो जाएगा? प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लग जाएगा, तो प्रोपीन हो जाएगा। यहां पे कितना है? 4 कार्बन है। ठीक है ना, कितना है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो यहाँ पे पहले कार्बन पे यहां से काउंटिंग करेंगे हम कार्बन का 1 2 3 4। तो पहले कार्बन पे ही हमारा क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड है। तो नाम में हम कुछ दिक्कत नहीं है, ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं? ब्यूटे डैश 1 डैश इन। ठीक है, दोनों नाम सही है। ठीक है, लेकिन यहां पे 1 है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहां पे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे देखिए कार्बन 1 2 3 1 2 पे है, यहां पे भी 1 2 पे है। ठीक है ना, तो हमारा यहां पे लिखना पड़ेगा। तो कितना कार्बन है? रूट नेम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो ब्यूटे और कॉमा डैश, सॉरी डैश कितने पे है? 2 पे है। क्या है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन। ठीक है, तो ब्यूटे डैश 2 इन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सिलेक्टेड एज ए पैरेंट चेन। सबसे बड़ा कार्बन चेन को हम सिलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन, और पैरेंट चेन के हिसाब से जो भी आएगा उसका रूट वर्ड सिलेक्ट करेंगे उसके लिए। और पैरेंट चेन में क्या होना चाहिए? मस्ट इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप, उसमें जरूर होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप उस पैरेंट चेन में जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे उसके वजह से हमारा कार्बन पैरेंट चेन छोटा भी हो जाए तो कोई भी चार्ट नहीं चलेगा, पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप जरूर होना चाहिए। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके हिसाब से हम उसका प्राइमरी सफिक्स चेंज कर लेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, ठीक है ना, उसमें अल्कीन अल्कीन्स, ठीक है ना, इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा क्या है? सेकंड स्टेप पे सेकेंडरी सफिक्स या सुटेबल प्रीफिक्स इज सिलेक्टेड फॉर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है ना, जो भी हमारा सेकेंडरी सफिक्स लगेगा या सुटेबल प्रीफिक्स हो गए, प्रीफिक्स इसमें लगता है हेलो में, हेलो अल्केन या अल्काइल ग्रुप में। ठीक है ना, तो वो हम उसको जो भी हमारा सेकेंडरी सफिक्स होगा उसको भी ऐड कर लेंगे, या प्रीफिक्स होगा तो उसको भी हम लोग उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, जो उस ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में होता है। अल्काइल ग्रुप इज नॉट इंक्लूड इन द पैरेंट चेन एज ए ट्रीटेड, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड रिटेन एज ए इन ए प्रीफिक्स। तो अल्काइल ग्रुप को हम लोग पैरेंट चेन में सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट में रखेंगे और उसका प्रीफिक्स लगाएंगे। ठीक है ना, ऑल द प्रीफिक्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, यानी पहले जो अल्फा आएगा, अगर प्रीफिक्स को लिखना है जैसे मीथेन, मिथाइल और इथाइल होगा, तो मिथाइल में क्या होगा? हमारा एम बाद में आता है, ई पहले आता, तो पहले इथेन को इथाइल को लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल को। द प्रीफिक्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर बिफोर रूट वर्ड्स। रूट वर्ड से पहले लिखते हैं प्रीफिक्स को। कंप्लीट नेम रिटन इन द ज्वाइनिंग कैसे लिखेंगे? पहले प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो ये लिखने का हमारा स्टेप्स होगा। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो पहला क्या? हैलोजन कंपाउंड। तो हैलोजन कंपाउंड को क्या लिखेंगे? हेलो प्रीफिक्स में आएगा तो हेलो लिखेंगे, उसके बाद अगर अल्केन, अल्केन लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? अल्क और एन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इन। ठीक है ना, तो ये जैसे हमारा ये नाम है, ये देखिए कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। तो पहले आर्या क्या? क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन के लिए क्या होता है? क्लोरो। और क्या है? 1 कार्बन है तो क्लोरोमीथेन। ठीक है, 1 कार्बन है और क्लोरोमीथेन। फंक्शनल ग्रुप क्या? क्लोरो। यहां पे 2 कार्बन है और क्या है? क्लोरीन है, तो क्या ये क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है और क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्लोरो। क्लोरो और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, क्लोरो इथेन। यहां पे क्या है? यहां पे हमारा सब्स्टिट्यूट क्या? ये क्या है? ये हमारा है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के क्या लिखेंगे? ब्रोमो। तो ब्रोमो,
और कितना कार्बन है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप, ब्रोमो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, ब्रोमो प्रोपेन। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन कहां पे है, अब ये क्लोरीन यहाँ पे 1 पे था, यहाँ पे भी 1 पे था, और यहाँ पे ब्रोमीन 1 पे था, यहाँ पे 1 पे था, तो हमको नहीं लगाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 1 पे नहीं है, इधर से भी काउंट कीजिए तो 2 पे है, इधर से भी काउंट कीजिए तो 2 पे है, तो क्या लिखेंगे 2, और फिर हम अल्फाबेट्स को नंबरिक को अल्फाबेट से अलग करते तो डैश से, और क्या हो जाएगा ब्रोमो, 2 डैश ब्रोमो, और क्या है 3 कार्बन है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, 2 डैश ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से हम हैलोजन का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब अल्कोहल में क्या करेंगे, अल्केन में से ई माइनस कर देंगे और ओल उसमें से ऐड कर देंगे। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा मिथाइल है, 1 कार्बन है, तो मिथाइल मिथेन, क्या हो जाएगा मिथेन, मिथेन में से ई माइनस कीजिए और ओएल ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ई हटा दिया तो क्या बन गया मिथेनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, अब यहां पे क्या 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन होगा तो क्या होगा इथेन लिखिए, और इथेन में से ई माइनस कर दीजिए, और क्या जोड़ दीजिए ओ जोड़ दीजिए ओएल। ठीक है, तो क्या हो गया इथेनॉल। उसी तरह से ये क्या है 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में क्या होगा प्रोपेन, ई हटा दीजिए और हमारा ओल जोड़ दीजिए, प्रोपेनॉल। तो हमारा सब्स्टिट्यूट का नंबर देना जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है, और क्या है अल्कोहल ग्रुप है, OH क्या है अल्कोहल ग्रुप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप कहां पे है, नंबर 2 पे है, 2 पे है, तो इसका क्या है कार्बन का नंबर चेन क्या है प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, अब ये हटा देंगे हम, ये हटा देंगे, और ये सब्स्टिट्यूट कहां पे है 2 पे है, तो ये हमको लिखना पड़ेगा क्या है प्रोपेन, और ये 2, और फिर हम ओल, प्रोपेन प्रोपेन डैश 2 ओल। ठीक है, 1 के अलावा कहीं पे होगा तो वो लिखना पड़ेगा। जैसे इसको भी लिख सकते थे प्रोपेन डैश 1 ओल, ये लिख सकते थे, या ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है ना, ये भी, ये 1 में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर 1 के अलावा किसी और पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूट है तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है एल्डिहाइड में क्या करेंगे, एल्डिहाइड में हमारा जैसे ये क्या है 1 कार्बन है, तो इसका क्या नाम होगा मिथेन, मिथेन में से ई हटा दीजिए और एल ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा मिथेनल, मिथेनल, मिथेनल क्या हो गया यहाँ पे मिथेनल। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इथेन लिखिए और ई माइनस कर दीजिए और ई हटा के अल लगा दीजिए इथेनल। ठीक है ना, इथेनल, ई हटा के एल लगा दीजिए। यहां पे कितना कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन से ही हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए अल लगा दीजिए प्रोपेनल। यहां पे कितना का 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन से ही हटाइए और क्या लगा दीजिए अल लगा दीजिए, एल लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया ब्यूटेनल। ठीक है, कीटोन में क्या करेंगे अल्केन में से ई हटा देंगे और ONE लगा देंगे। ठीक है ना, तो अल्केन हो जाएगा। जैसे ये हमारा कितना कार्बन है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का क्या होता है प्रोपेन, प्रोपेन से ई हटा दीजिए माइनस कीजिए ई और प्लस ON कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेओन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेओन। ठीक है, प्रोपेओन। ठीक है, अब यहां पे कितना कार्बन है 1 2 3 4, तो 5 का 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन से ही हटाइए और क्या लगा दीजिए 1 लगा दीजिए ब्यूटेन। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे कहता 1 2 3 4 5, अब कार्बन कहां पे है दूसरे पे है,
यहां से काउंट करेंगे हम, लोएस्ट नंबर आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 2 3 इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 2 पे, तो लोएस्ट नंबर आना चाहिए। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। पेंटेन से क्या करेंगे, ई हटा देंगे। अब ये कार्बन कहां पे है हमारा, दूसरे नंबर पे है, तो इसको क्या लिखेंगे, डैश 2 डैश और क्या है 1। ठीक है, पेंट डैश 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कार्बन कहां, 1 2 3, यहां से भी देखिए 1 2 3, तो दोनों तरफ से 3 पे ही आ रहा है। अभी हमारा कार्बन का लंबा चेन कितने का, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा ये पेंटेन लिखेंगे, ई हटा देंगे, ई हटा देंगे हम, और ई हटा के क्या करेंगे, डैश देंगे। अब फंक्शनल ग्रुप कहां पे, कितने नंबर कार्बन पे है, 3 पे, तो 3 फिर डैश देंगे, क्या न्यूमेरिक को अल्फाबेट से अलग करने के लिए डैश देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, और क्या है, कहां पे 3 कार्बन पे क्या है 1। ठीक है ना, पेंट डैश 3 डैश 1। ठीक है, इस तरह से करेंगे। कार्बोलिक एसिड में क्या करेंगे, अल्केन में से ई हटाएंगे और ओइक एसिड ऐड कर देंगे। जैसे यहां पे देखिए क्या है, 1 कार्बन है, तो क्या नाम होगा, मीथेन। ठीक है, तो मीथेन से ई हटा दीजिए और क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, मिथोनिक एसिड। ठीक है, 1 कार्बन हटा दिया और ओइक लगा दिया, ओइक एसिड लगा दिया। यहां पे कहता है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन, और इथेन से ये हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, और क्या बच जाएगा, अब ओइक एसिड लगा दीजिए, ओइक एसिड, तो क्या हो गया, इथोनिक एसिड। ठीक है ना, इथोनिक एसिड। यहां पे कितना कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब प्रोपेन में से ई हटा दीजिए और क्या बच गया, अब प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, प्रोपेनिक एसिड। इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। तो पहले ब्यूटेन लिखिए, अब ब्यूटेन से ई हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटोनिक एसिड, ब्यूटोनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे, कंबंशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो पहले कंबंशन किसको कहते हैं, किसी भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होना। ठीक है ना, ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म, कंबंशन में क्या होगा, ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव, क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हिट एंड लाइट। साथ में हिट और लाइट दोनों मिलेगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हिट और लाइट मिलेगा, उसी तरह से मीथेन भी ऑक्सीजन में बन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, साथ में हिट और लाइट मिलेगा। जैसे यहां पे क्या है, इथाइल अल्कोहल भी ऑक्सीजन के साथ बन करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हिट एंड लाइट मिलेगा। ठीक है, अब नेचर ऑफ फ्लेम कैसा होगा, ऑल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर विथ ब्लू फ्लेम एंड नॉन सूटी फ्लेम होगा, यानी धुआं नहीं निकलेगा उसके अंदर से। ठीक है ना, धुआं नहीं होगा, और कैसा होगा, फ्लेम का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। वेल द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विथ येलो सूटी फ्लेम, यानी इसका फ्लेम का कलर क्या होगा, येलो होगा, और वो कैसा होगा, सूटी होगा, धुआं होगा। तो धुआं होने की वजह से क्या होता है, बर्तन के ऊपर जो है, वेसल्स के ऊपर क्या होता है, वेसल्स के बॉटम में क्या होता है, ब्लैक लेयर चढ़ जाता है। ठीक है ना, अब दूसरा चीज है कि हाउएवर द लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन कंप्लीट कंबंशन, यानी एयर का प्रेजेंस कम हो या ऑक्सीजन का कम हो, तो ऑक्सीजन कम हो तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबंशन होगा। तो ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो भी फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी क्या करेगा, सूटी फ्लेम देगा। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट कंबंशन यानी ऑक्सीजन या एयर के कम है, एयर के लिमिटिंग एयर है, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी सूटी फ्लेम देगा। ऐसे एयर के एब्सेंस में, एयर के प्रेजेंस में पूरी कंप्लीट एयर होगा तो फिर हमारा एक्सेस एयर होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो नॉन सूटी और ब्लू फ्लेम देगा। लेकिन अगर एयर कम होगा तो इनकम्प्लीट कंबंशन की वजह से क्या करेगा, वो सूटी फ्लेम देने लगेगा। इसीलिए जो गैस बर्नर होता है उसके अंदर क्या होता है, एयर का इनलेट होता है। ठीक है, हल्का हल्का इनलेट्स होता है, उसके वजह से क्या होता है, एयर उसको मिलता रहता है, जिसके वजह से वो कंप्लीट कंबंशन हो जाता है उसका। ठीक है, तो चलिए दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं।
दूसरा रिएक्शन क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडेशन। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, वेरियस कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, उस रिएजेंट को क्या कहते हैं, रिएजेंट कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दे, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, और अपने खुद रिड्यूस हो जाए, तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। These reagents are capable to giving nascent oxygen, ये nascent oxygen दिया, ठीक है। Hence such reagent can easily oxidize carbon compound, कार्बन कंपाउंड को easily oxidize कर देता है and themselves get reduced, और खुद reduce हो जाता है। The product of oxidizing of carbon compound depend upon the strength, अब किस पर डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने अच्छे स्ट्रेंथ का है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। The product of oxidizing of carbon compound depend upon strength of oxidizing agent use, जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है अल्कोहल और ऑक्सीडाइजिंग विद a strong oxidizing agent like alkaline potassium permanganate, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट या और एसिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। तो क्या बनाया था, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। जैसे एग्जांपल में इथेनॉल ऑन हीटिंग विद अल्कालाइन पोटासियम परमैंगनेट या और एसिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, इट गेट रिड्यूस टू फॉर्म इथेनिक एसिड, ठीक है ना। जैसे देखिए ये इथेनॉल है, इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, अल्कालाइन पोटासियम परमैंगनेट, तो क्या बन गया, इथेनिक एसिड और वाटर, ठीक है, नीसेंट ऑक्सीजन इसको दे दिया। और यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है और यहाँ पे एसिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट लिया, तो क्या बन गया हमारा इथेनिक एसिड और वाटर, ठीक है ना, ये भी नीसेंट ऑक्सीजन दिया। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया कंप्लीट। उसके क्या है, एडिशन रिएक्शन। ये किसमें होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइंड विद अदर रिएजेंट टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्या देगा, एक सिंगल प्रोडक्ट। अल्कीन्स कंटेन ए वीक अनसैचुरेटेड बॉन्ड ड्यू टू विच दे गेट एडिशन रिएक्शन। इसके वजह से क्या होगा, हमारा सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो अब इसी में क्या हाइड्रोजनेशन क्या है, हाइड्रोजन ऐड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन्स या अल्कीन्स में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या क्या हो सकता है, निकेल, प्लेटिनियम एंड पैलेडियम टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अल्केन देगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन कहते हैं इसको। जैसे यहां देखिए ये क्या है हमारा, इथीन, हाइड्रोजन के साथ निकेल के परचेस में क्या बन गया, इथेन। और ये देखिए इथीन है और हाइड्रोजन के परचेस में क्या बन गया, इथेन। उसी तरह से इसका यूज होता है वेजिटेबल ऑयल को निकेल के परचेस में। वेजिटेबल ऑयल कैसा होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसको निकेल के परचेस में एडिशन रिएक्शन कराया जाता है, हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या बन जाता है, वनस्पति घी, जो कि कैसा होता है, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना। ये अनसैचुरेटेड वनस्पति वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति घी हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है। रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएजेंट। ज्यादातर रिएजेंट के सामने क्या होता है, इनर्ट जैसा बिहेव करता है, ये रिएक्शन किसी हिसाब से नहीं करता। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत तेजी से क्लोरीन ऐड होता जाता है। क्लोरीन कैन प्लेस हाइड्रोजन एटम वन बाय बाय, यानी कि एक हाइड्रोजन को निकालेगा, क्लोरीन उसके अंदर ऐड हो जाएगा, इस तरह से होता चला जाता है। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या है कि एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन ऐड हो जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम टेक प्लेस ऑफ द अनदर। जैसे यहां पे देखिए मीथेन में था, क्लोरीन निकाल के क्या बनाया गया, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद फिर क्लोरीन निकला मिथाइल क्लोराइड से, फिर एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन ऐड हो गया, फिर एक क्लोरीन निकला, एक क्लोरीन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन ऐड हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 3 क्लोरीन है, अब एक हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन निकल के हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाता है लास्ट में। और ये क्लोरीन का एक्सेस क्लोरीन होना चाहिए, यानी कि क्लोरीन अगर लिमिटेड होगा तो फिर ये रिएक्शन रुक जाएगा, लेकिन अगर एक्सेस क्लोरीन अवेलेबल है तो ये क्या रिएक्शन कंटिन्यू होता रहेगा और ये लास्ट में क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोरिफिकेशन ऑफ मीथेन, ठीक है ना। मीथेन का क्लोरिफिकेशन हो गया, ठीक।
क्या है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। कौन कौन सा पढ़ना है, कार्बन में बहुत सारा कंपाउंड है जो कि इंपॉर्टेंस है, लेकिन दो कंपाउंड को हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है। क्या है, इथेनॉल और इथोनिक एसिड। तो क्या है, कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर यूजफुल टू अस, बट टू कंपाउंड विच इथेनॉल एंड इथोनिक एसिड आर कॉमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पहले एक एक करके पढ़ते हैं। इथेनॉल को पहले पढ़ते हैं। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल इज अ मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज एल्कोहल। इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के बाद मिथाइल अल्कोहल आता है, या मिथेनॉल के बाद इथेनॉल आता है। केमिकल फार्मूला क्या है, C2H5OH, या कंडेंस फार्मूला लिखेंगे C3HC2OH। ठीक है। आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेनॉल, और कॉमन नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो चलिए इथेनॉल का और फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इथेनॉल का, इथेनॉल कैसा है, इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग ए प्लीजेंट स्मेल। ठीक है ना, ये कलरलेस लिक्विड होता है लेकिन इसका स्मेल होता है, अल्कोहलिक स्मेल होता है। ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो कोई इफेक्ट इसका लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, न्यूट्रल है। ठीक है ना। ये वोलेटाइल लिक्विड है, तो इसका हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही, और ये हम स्किन पे से रब करेंगे तो ये अपने आप ही इवेपोरेट हो जाता है। काफी हाईली वोलेटाइल है, रख दें तो इवेपोरेट होने लगता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लो बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री है। और ये वाटर से लेटर होता है, वाटर से हल्का होता है। ठीक है ना, लेटर देन वाटर, और वाटर में सोलेबल भी होता है। सोलेबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शनेट, वाटर में पूरी तरह से सोलेबल होता है। 100% प्योर इथेनॉल इज नोन एज ए एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। When it's 90% solution in water, यानी वाटर में 90% अगर अल्कोहल हो और बाकी 5% वाटर हो, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं उसको, विच इज द कॉमर्शियल अल्कोहल। उसी को हम लोग कॉमर्शियल अल्कोहल करते हैं, जो यूज करते हैं हम लोग। 95% इथेनॉल होगा और 5% वाटर होगा। ठीक है, उसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। ठीक है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला रिएक्शन है हमारा सोडियम मेटल के साथ। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम इथोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इथेनॉल रिएक्ट कर रहा सोडियम मेटल के साथ, और सोडियम इथोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं इथेनॉल के टेस्ट करने के लिए कि ये जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है हमारे पास, वो इथेनॉल है या नहीं, इसके लिए यूज करते हैं। यूज एज ए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर इथेनॉल। ठीक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट करने के लिए इथेनॉल के लिए यूज करते हैं, इथेनॉल है कि क्यों करते हैं। इथेनॉल इज ए लिक्विड, इथेनॉल इज ए न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस एंड रिएक्ट विद स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, इवॉल्व बबल्स ऑफ कलरलेस गैस उससे निकलने लगता है। जो गैस को बर्न करते हैं तो क्या करता है, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस इज कंफर्म कि गैस क्या है, हाइड्रोजन है। तो इससे हम लोग पता करते हैं, अगर किसी लिक्विड में, जिस लिक्विड में डाले और उसमें सोडियम डाले, सोडियम से वो गैस निकलने लगे और वो गैस बर्न हो तो पॉपअप साउंड के साथ, तो पता चलता है हाइड्रोजन है। तो हमको पता चलता है कि ये लिक्विड क्या है, ये लिक्विड हमारा इथेनॉल है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी है ये। दूसरा रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन, यानी इससे वाटर का निकल जाना। ठीक है ना, इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर एंड कैरिड आउट बाय द हीटिंग इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ, हीटिंग करते हैं, गर्म करते हैं, और कितना टेम्परेचर देते हैं, 443 डिग्री। ठीक है ना, कैरिड आउट हीटिंग इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। ठीक है ना, द प्रोडक्ट इज फॉर्म अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन बनता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, ये वाटर, इससे एक हाइड्रोजन लेके ये OH ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा इथीन फॉर्म हो जाता है, वाटर इससे निकल जाता है। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का उससे रिमूवल करना। ठीक है ना, इन दिस, ये हमारा रिएक्शन है, इथेनॉल है, ये इथीन बन गया और वाटर बन गया। इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से काम करता है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन हैविंग OH। ये जो OH है, एक का हाइड्रोजन इससे लेके निकल जाता है। ठीक है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन इससे OH ले लिया और निकल गया, वाटर बन गया। ठीक है। कंबंसन, तीसरा रिएक्शन क्या, कंबंसन। इथेनॉल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, यानी ये जलने वाला है खुद, मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत तेजी से जलने वाला। इज रैपिडली कैच फायर एंड अंडरगोज कंबंसन ऑन बर्निंग इन एयर टू फॉर्म, क्या बर्न करके क्या बनाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और लिबरेट करता है बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो कार्बन ये इथेनॉल ऑक्सीजन के साथ कंबंशन रिएक्शन करके क्या करेगा, बर्न करके क्या करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में होगा, लाइट और हीट के फॉर्म में। इथेनॉल बर्न विथ क्लीन, यानी ये कैसा जलता है तो कैसा देता है, नॉन सूटी फ्लेम देता है, यानी कि क्लीन फ्लेम देता है, सूटी धुआं नहीं निकलता इससे। ठीक है, एंड प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है ना, इसी वजह से देयरफॉर इट इज यूज एज ए फ्यूल, इसीलिए इसको फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है ना, और दूसरा क्या है कि ये हमारा बहुत सारे कंट्री में जैसे ब्राजील में पेट्रोल के अंदर भी डाल के इसको किया जाता है, ताकि इससे क्या होता है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस, इससे जो प्रोड्यूस होता है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है। तो इसी वजह से द कंबंशन प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल डज नॉट इंक्लूड एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, इससे जो है बर्न होने से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं निकलता है, देयरफॉर इस कंसीडर इसको भी इसीलिए क्लीन फ्यूल माना जाता है। ब्राजील में क्या होता है, पेट्रोल के अंदर ये इसको ऐड किया जाता है इथेनॉल को, ताकि ये हमारा क्या हो, अच्छे से पेट्रोल का ज्यादा से ज्यादा वो ये हो, और इसके अंदर क्या कि ये इसके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता है, तो ये क्लीन फ्यूल भी होता है। ठीक है ना, इसीलिए यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी भी देता है ये, मैंने हीट और ये देता है बर्न करने पे, इसीलिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये खुद भी इथेनॉल को अगर पेट्रोल की जगह पे यूज किया जाए तो इथेनॉल को भी यूज किया जा सकता है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, इथेनॉल खुद सफिशियंट है पेट्रोल की जगह पे यूज करने में। ठीक है ना, इस्तेमाल किया जा सकता है उसको भी। चौथा रिएक्शन किसके साथ है, चौथा रिएक्शन है रिएक्शन विथ इथोनिक एसिड, इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, इथेनॉल रिएक्ट विथ इथोनिक एसिड ऑन वार्मिंग, यानी कि किसके प्रेजेंस में, गर्म करना पड़ता है इथोनिक एसिड के साथ इथेनॉल को, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या बनता है, टू फॉर्म ए स्वीट स्मेलिंग ईस्टर बनाता है, यानी एक फ्रूट्स के जैसा स्वीट स्मेलिंग, हमको फ्रूट्स का जो स्मेल होता है उसके जैसा स्मेलिंग देने लगता है, जो क्या बनता है, ईस्टर। ठीक है ना, ईस्टर क्या है, कौन सा ईस्टर बनता है, इथाइल इथोनेट। ठीक है ना, इथाइल इथोनेट या इथाइल एसीटेट। ठीक है ना, उसको ये हमारा ट्रैवल नेम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इथाइल इथोनेट हमारा आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है ना, तो ये इथोनिक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, थोड़ा वार्म करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तो क्या बन जाता है, इथाइल इथोनेट और वाटर। ठीक है ना, और ये दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये ईस्टर है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ईस्टर फॉर्म हो रहा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन एंड ऑल्सो ये कैरेक्टर, ये अल्कोहल का टेस्ट का भी रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो यूज एज ए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर अल्कोहल, अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए भी ये रिएक्शन किया जाता है। ठीक है ना, तो इससे पता चलता है कि हाँ इसमें अल्कोहल है। ठीक है ना, तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर अल्कोहल भी है। ठीक है, यूज ऑफ इथेनॉल क्या है, इथेनॉल यूज करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने में, पेंट, वैनिश, परफ्यूम, डाइज, इसके मैन्युफैक्चरिंग, इसको बनाने में यूज करते हैं, इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, वैनिश, परफ्यूम, डाई एक्सेट्रा। और क्या है, बहुत सारे मेडिसिन में सॉल्वेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं, जैसे कफ सिरप पे यूज करते हैं, टॉनिक पे यूज करते हैं, टिंचर्स ऑफ आयोडीन जो जख्म में लगाया जाता है उसको यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट इन द मेडिसिन लाइक कफ सिरप, टॉनिक्स एंड टिंचर्स ऑफ आयोडीन में। अल्कोहलिक बेवरेज जितने भी वाइन है हमारा, बियर, वाइन, विस्की जो भी है, सब में क्या होता है, अल्कोहल, ये इथेनॉल होता है। इन अल्कोहलिक बेवरेजेस सच एज बियर, वाइन, विस्की, सब में क्या होता है, हमारा इथेनॉल होता है। एज एंटीसेप्टिक टू स्टरलाइज सिरिंज को, बॉन्ड्स को, जख्म को स्टरलाइज करने के लिए, साफ करने के लिए भी हम लोग एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं इथेनॉल का। एज एंटीसेप्टिक टू स्टरलाइज बॉन्ड एंड सिरिंज इन ए हॉस्पिटल। और दूसरा है, ये पेट्रोल के अंदर ऐड किया जाता है ताकि पेट्रोल का ये हो, ठीक है ना, अच्छे से मतलब यूज हो, तो एज एडिटिव इन ए पेट्रोल टू यूज एज ऑटोमोबाइल। ठीक है ना, ऑटोमोबाइल का कि ये क्लीन फ्यूल है, तो इससे क्या होता है कि हमारा इसमें पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है ना, तो इसलिए पेट्रोल में भी इसको डाल के यूज किया जाता है बहुत सारे कंट्री में। दूसरा कंपाउंड कौन सा है, इथोनिक एसिड। इथोनिक एसिड इज मोस्ट कॉमनली यूज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन से ग्रुप में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है, और इसका इट इज अ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ठीक है, और आईयूपीएसी नेम क्या है, इथोनिक एसिड, और कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम कहां से ड्राइव हुआ, इट इज अ कॉमन नेम इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिटम। एसिटम का मीन्स होता है विनीगर। ठीक है ना, इट इज यूज फॉर विनीगर। प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड
प्योर जो होगा, प्योर 100%, ठीक है ना। तो जो इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ठंडे में, विंटर में ठंडे जगह पे क्या होता है, ये फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एज इट्स ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन ए कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है ना। तो कोल्ड क्लाइमेट में ये ठंडे के दिन में जम जाता है, ठीक है ना, इसी वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। और इसका जो इट्स 5-10% सोल्यूशन इज वाटर यूज एज ए विनीगर। 5 से 10% जो है पानी में एसिटिक एसिड को मिला दिया था, 5 से 10% यानी इथोनिक एसिड को, तो उसको विनीगर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं घर में भी, ठीक है ना। और ये क्या है, विच इज वाइडली यूज इन ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है, जैसे पिकल्स वगल्स में डालते हैं, अचार में, ठीक है ना। तो ये पिकल्स के तौर पे डालते हैं, ठीक है। इथोनिक एसिड का हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, इट इज ए कलरलेस लिक्विड होता है, कोई कलर इसका नहीं होता है, ठीक है ना। इट हैज सोर टेस्ट एंड स्मेल ऑफ विनीगर, यानी इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है और विनीगर का स्मेल देता है। और ये एसिटिक है, एसिड है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पे सोल्यूशन को क्या कर देता है, रेड कर देता है। क्यों कर देता है, ड्यू टू इट्स एसिटिक नेचर की वजह से। और ये क्या है, इट इज मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शनल, यानी वाटर में ये क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है ना, वाटर में पूरी तरह से मिल जाता है, मिक्सेबल है, वाटर में मिक्सेबल है, ठीक है। इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 290 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉयल साइड 391 केल्विन, ठीक है। तो इट फॉर्म डैमर, वेपर स्टेट में क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथोनिक एसिड का जुड़ जाता है, डैमर बन जाता है। डैमर क्या कहता है, डैमर किसको कहता है, 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाए, ठीक है ना, कंडेंस हो जाए, मिल जाए, ठीक है। इट फॉर्म डैमर इन ए वेपर फेज, वेपर फेज में, लिक्विड में नहीं, वेपर फेज में। दैट इज डैमर मतलब इट हैज 2 मॉलिक्यूल्स आर जॉइंट टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाए, ठीक है। पहला केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या है, पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इथोनिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इथोनिक एसिड बीइंग एसिडिक इन नेचर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इथोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम इथोनेट, एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस निकलता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कह के एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है और सॉल्ट और वाटर बन रहा है। दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, एसिड बेस का, ठीक है। ये वाला रिएक्शन तो पहले भी इथेनॉल वाले में भी कर चुके हैं, बड़े इथेनॉल का, इथेनॉल इथोनिक एसिड के साथ जो रिएक्शन करता है, एस्टर बनाता है, ठीक है ना। रिएक्शन विद इथेनॉल फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है, ठीक है ना। एस्टर किसको कहते हैं, एक फ्रूटी स्मेल देता है, एक अच्छा स्मेल देता है, प्लेजेंट स्मेल, ठीक है ना, फ्रूटी फल के जैसा स्मेल होता है, तो वो एस्टर होता है। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्वीट स्मेलिंग एस्टर्स, एंड रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। देयरफॉर इथोनिक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid to form ethyl ethonate, a sweet smelling ester होता है, ठीक है ना। इथोनिक एसिड इथेनॉल के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या बनाता है, इथाइल इथोनेट और वाटर, ठीक है। तो इसका स्मेल कैसा होता है, स्वीट, ठीक है ना, फल के जैसा अच्छा स्मेल होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर को हाइड्रोलाइज किया जाए तो वापस ये क्या हो जाएगा, यानी एसिटिक मीडियम में और एसिड के साथ और बेस के साथ इसको ये किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। एस्टर कैन बी हाइड्रोलाइज बैक टू द अल्कोहल एंड कार्बोनिक एसिड विद एसिड और बेस, दोनों के साथ हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एस्टर को एसिड के साथ किया तो क्या बन गया हमारा, एस्टर को एसिटिक वाटर के साथ किया तो क्या बन गया हमारा, एसिटिक एसिड और या इथोनिक एसिड और इथेनॉल। और बेस के साथ भी किया तो देखिए बेस के साथ भी इथोनिक एसिड और इथेनॉल बन गया। अब ये जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाई के प्रेजेंस में होता है, ये जो बेस के प्रेजेंस में होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है ना, सोफिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोफिफिकेशन, ठीक है ना, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन, सॉप के प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इथोनिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव ब्रिक्स, इवोपरेशन देता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलता है तो बुलबुला जैसा काफी बबल्स जैसा निकलता है, इवोपरेशन होता है, ठीक है।
तो ये होता है। तो देखिए इथोनिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम इथोनेट, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और वाटर। उसी तरह से सोडियम इथोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सोडियम इथोनेट और हाइड्रोजन गैस और वाटर निकलेगा। और ये जो रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कैन बी यूज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका टेस्ट करने के लिए कि ये इथोनिक एसिड है या नहीं, ये कोई लिक्विड सॉल्यूशन। तो दिस रिएक्शन विद द सोडियम बाइकार्बोनेट कैन यूज एज अ कैरेक्टरिस्टिक चेक फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैरेक्टरिस्टिक चेक देखते हैं। तो क्या होता है, वो जो गैस फॉर्म होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन बी टेस्टेड, जो गैस निकलता है तो वो गैस को हम लोग लाइम वाटर से टेस्टेड विद द पासिंग थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर से पास कराएंगे तो लाइम वाटर को क्या करेगा, वो गैस मिल्की व्हाइट कर देता है, यानी मिल्की कर देता है, मिल्क के कलर का कर देता है। दिस कंफर्म दैट, तो ये इससे कंफर्म होता है कि गैस जो है जो इवॉल्व हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा जो क्या है इथोनिक एसिड है, ये सॉल्यूशन जो है हमारा इथोनिक एसिड है, ठीक है। ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यूजेस क्या है इथोनिक एसिड का, यूजेस ऑफ इथोनिक एसिड क्या है, विनीगर में फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं, डाई बनाने में यूज होता है और प्लास्टिक बनाने में, इन द प्रिपरेशन ऑफ डाई एंड प्लास्टिक, और एसीटोन और ईस्टर बनाने में यूज होता है जिसको परफ्यूम में यूज करते हैं। इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसीटोन एंड ईस्टर यूज इन ए परफ्यूम, और सेलुलोज एसीटेट बनाने में भी यूज होता है जिसका आर्टिफिशियल फाइबर में बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। टू मेकिंग ऑफ ए सेलुलोज एसीटेट फॉर आर्टिफिशियल फाइबर के लिए, और लैटेक्स से रबर निकालने में भी यूज होता है फॉर कम्युलेट रबर फ्रॉम लैटेक्स, ठीक है। तो ये सारा यूज है। चलिए इसके बाद सॉप और ये कर लेते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है सॉप्स एंड डिटर्जेंट। सॉप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट आर केमिकल सब्सटेंस दैट इंप्रूव क्लींजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ये वाटर के क्लींजिंग प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर देता है, यानी कि सफाई करने के लिए यूज किया जाता है। सॉप यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस आर सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटिक एसिड, ऑलिक एसिड एंड पॉल्मेटिक एसिड का होता है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल है सॉल्ट का, इसका केमिकल नेम है और ये केमिकल फॉर्मूला है। जैसे सोडियम स्टेरेट, तो C17H35CONA, ये क्या हो गया, ये हमारा ये हाइड्रोकार्बन है और ये आयनिक पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये आयनिक पार्ट है, ठीक है ना। जैसे सोडियम ऑलिएट, ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है और ये आयनिक पार्ट है। सोडियम पॉल्मिटेट, ये क्या हो गया, ये आयनिक पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया, ये आयनिक पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अब क्या है, हाउ इज सॉप प्रिपेयर्ड। सॉप को तैयार कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। सॉप इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है, ऑलिव ऑयल्स या कास्टर ऑयल्स या पाम ऑयल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो सॉप मिलता है और ग्लिसरॉल मिलता है। सॉप प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन, यानी ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, मिक्स होता है। कॉमन सॉल्ट ऐड किया जाता है सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर, इससे सॉप को अलग करने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्टिंग आउट ऑफ सॉप, ठीक है ना, यानी सॉल्टिंग आउट कर रहे हैं उसका, ठीक है। अब उससे क्या मिलता है, ग्लिसरॉल इज फॉर्म एज ए वैल्यूएबल साइड प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट हमको और भी मिलता है सॉप के अलावा, ग्लिसरॉल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉप बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विथ अल्कलाई, ये अल्कलाई हुआ के साथ, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉपिफिकेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, सॉपिफिकेशन। स्ट्रक्चर ऑफ सॉप कैसा रहता है, ये हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन रहता है और ये हमारा आयनिक पार्ट रहता है। तो हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये जो आयनिक पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्यों बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक माने वाटर से हेट करने वाला या वाटर से डरने वाला, हाइड्रोफिलिक माने वाटर से अट्रैक्ट होने वाला, वाटर के से प्यार करने वाला, ठीक है ना। तो ये अब इस तरह से भी हमारा हो सकता है सॉल्ट। ये एक क्या आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये आयनिक पार्ट हो गया जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है।
क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप कैसे करता है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप, सॉप व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इन हाई कंसंट्रेशन, सॉप मॉलिक्यूल्स फॉर्म एग्रीगेट ऑफ स्पेरिकल शेप, इस तरह का बना लेता है। ये क्या हो गया? ये हमारा, ये क्या है? आयनिक पार्ट है, ठीक है, ये सब आयनिक पार्ट है, ठीक है। विद द हाइड्रोकार्बन पार्ट पॉइंटिंग, ये जो है ये क्या है? ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये किधर रहता है? पॉइंटिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्पेयर टाइप का बना लेता है। एनिक पार्ट जो है रिमेन आउटवर्ड रहता है सरफेस से। तो अब ये क्या करता है? डर्ट, गंदगी, मैल, हमारे पास जो भी गंदगी होता है या डर्ट होता है वो किस तरह का होता है? ऑयली नेचर का रहता है, ऑयल की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ऑयलिक पार्ट के पास चला जाता है, चिपक जाता है, और उससे क्या करता है? उसको अपने कर लेता है, मिसेल्स फॉर्म कर लेता है। इसको क्या कहते हैं? मिसेल्स फॉर्म कर लेता है। थस द एग्रीगेटेड थस फॉर्म आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? मिसेल्स फॉर्म कर लेता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट किधर रहता है? गंदगी की तरफ चला जाता है, और ये आयनिक पार्ट बाहर रहता है, जो कि वाटर को प्रिवेंट करता है, रोकता है आने से, ठीक है। और ये क्या करता है? डर्ट्स को, गंदगी को जो है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट खींचता है, और उसके बाद जब हम पानी के साथ रिंस करते हैं, कपड़े को रिंस करते हैं, तो फिर ये जो मैल और डर्ट है वो सारा क्या होता है? निकल जाता है, और उसके बाद कपड़ा हमारा साफ हो जाता है, ठीक है। सॉप का लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ सॉप, सॉप वाटर लाइक डिस्टिल वाटर या रेन वाटर फॉर्म लेदर, यानी झाग पैदा करता है इजीली सॉप के साथ। वेयर द हार्ड वाटर लाइक जैसे रिवर वाटर हो गया या टैप वाटर डज नॉट इजीली फॉर्म लेदर, यानी इसके साथ विद सॉप के साथ झाग पैदा नहीं करता है। क्यों नहीं कर पाता है? द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन मेक वाटर हार्ड, वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होने की वजह से वाटर हार्ड हो जाता है। दीज आयन, अब ये जो आयन होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन, दीज आयन फ्रॉम इनसॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट विद सॉप, उसको क्या कहते हैं? स्क्रब। और ये स्क्रब जो है क्या करता है? कपड़े के फैब्रिक के साथ जाके चिपक जाता है, इसके वजह से क्या करता है? फैब्रिक को क्लीनिंग नहीं होने देता है, साफ नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसके वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है उसको स्क्रब को रिमूव करना हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है? कपड़ा साफ नहीं हो पाता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि डिटर्जेंट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट आर द क्लींजिंग एजेंट दैट ऑल प्रॉपर्टी ऑफ सॉप बट एक्चुअली डज नॉट डू नॉट हैव कंटेंट एनी सॉप, इसके अंदर कोई सॉप नहीं होता है। सो दे आर कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सॉपलेस सॉप भी कहा जाता है। केमिकली दीज आर जनरली सोडियम सॉल्ट होता है ऑफ सल्फोनेट, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल होगा या हाइड्रोकार्बन होगा। कुछ एग्जाम्पल्स है डिटर्जेंट का, जैसे सोडियम डूडेक साइक्लोबेंजीन सल्फोनेट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है। और या सोडियम लॉरी सल्फेट, ये इसका फॉर्मूला है। डिटर्जेंट को जनरली यूज किया जाता है शैम्पू बनाने में या डिटर्जेंट पाउडर बनाने में। डिटर्जेंट आर जनरली यूज टू मेक शैम्पू एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल पार्टिसिपेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर, दे कैन फॉर्म लेदर इजिली विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के साथ भी अच्छे से झाग पैदा करता है, ठीक है ना। तो इसके वजह से इसका एडवांटेज क्या हो गया? डिटर्जेंट अनलाइक सॉप कैन बी यूज बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, दोनों में यूज किया जा सकता है। डिटर्जेंट आर मोर सोल्युबल इन वाटर देन सॉप, ये वाटर में ज्यादा सोल्युबल होता है सॉप के कंपेयर में। डिटर्जेंट हैव स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एक्शन देन सॉप, ये सॉप से ज्यादा क्लींजिंग एक्शन करता है, ज्यादा सफाई करता है, ठीक है। इसका कुछ लिमिटेशंस है, उसको भी समझ। इसका लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ऑफ डिटर्जेंट आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये जल्दी खत्म नहीं होता है, ठीक है, डिग्रेड नहीं होता है। दिस लीड टू एक्युमुलेशन इन वाटर, इसके वजह से ये वाटर के अंदर जमा होने लगता है। एंड कॉज, इसके वजह से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। आदब जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, तो वो वाटर पॉल्यूटेट नहीं करता है, ठीक है ना, वो बायोडिग्रेडेबल होता है तो खत्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड सॉप आर बायोडिग्रेडेबल एंड हेंस डू नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वो नहीं करता है, ठीक है, वो वाटर पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है।
क्या वो बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो चलिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।